हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है एवोल्यूशन फ्रेंजी। तो चलिए जानते हैं इस मानवा की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत एक एक्शन सीन से होती है। हम लोग देखते हैं कि मेन कैरेक्टर किसी ज़ॉम्बी से फाइट कर रहा था और वो रास्ते के बीच में अजय देवगन की तरह खून खून चिल्ला रहा था। एमसी का नाम डुआन फई है जो कि पिछली लाइफ में बस एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट था, लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी आउटब्रेक शुरू हुआ तो फिर इसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई और पूरी दुनिया ज़ॉम्बी लैंड में बदलने के बाद से बिल्कुल चेंज हो गई। जो इंसान थे वो ज़ॉम्बीज में बदल गए और जो मॉन्स्टर थे उन्होंने इंसानों को खाना शुरू कर दिया। नॉर्मल एनिमल्स ज़ॉम्बीज और बीस्ट में बदल गए। हालांकि डुआन को एपोकलिप्स वर्ल्ड के अंदर 20 साल हो चुके हैं, लेकिन इसे ज़ॉम्बी से लड़ते समय एक पल का भी डर नहीं लगता है। दरअसल डुआन ने मरने का डर अपनी जिंदगी में 20 साल पहले ही खो दिया था। दरअसल डुआन ने जैसे ही अपनी फैमिली को खो दिया तो फिर उसके पास जिंदा रहने की कोई भी वजह नहीं बची और उसने अपनी फैमिली के साथ 20 साल जो पहले किया था उसके लिए उसके मन के अंदर अभी भी पछतावा भरा हुआ है और इसीलिए वो जीना नहीं चाहता है। उसे बस इसी बात का डर है कि जब वो मरने के बाद अपनी फैमिली से मिलेगा तब उनका सामना कैसे करेगा। डुआन फाइट करते हुए कुछ ज़ॉम्बीज के सामने आ जाता है जो कि ज़ॉम्बी से बहुत ज्यादा ताकतवर थे। डुआन आगे से कहता है कि मेरी दर्द भरी जिंदगी को खत्म कर दो और मुझे मार दो। जिसके बाद दी फ्रेंजी एवोल्यूशन शुरू होता है और जब डुआन की आंखें खुलती हैं तब वो 20 साल पीछे आ चुका था। डुआन जैसे ही उठता है तब उसे खून की बदबू खत्म हो जाती है और उसे यकीन नहीं होता है कि वो 20 साल पहले वापस आ चुका है। खैर जब वो उठ के अपनी फोटो की तरफ देखता है तब हमें पता चलता है कि डुआन की फैमिली में उसकी सिर्फ एक छोटी बहन थी जिसका नाम डुआन जिनयुए था। फिर डुआन को यकीन हो जाता है कि वो 20 साल पहले वापस आ चुका है। जिसके बाद वो भागते हुए अपनी बहन के पास जाता है। हमें पता चलता है कि डुआन ने पिछले जन्म में अपनी छोटी बहन को मरने के लिए छोड़ दिया था। जब एक ज़ॉम्बी जिनयुए के ऊपर हमला करने के लिए आया था तब डुआन काफी डरा हुआ था और वो छोटा भी था, इसीलिए वो डर के भाग चुका था और उसने अपनी बहन को वहां पे छोड़ दिया। लेकिन डुआन ने इस लाइफ में फैसला कर लिया था कि फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए वो अपनी बहन को दोबारा मरने नहीं देगा। फिर डुआन जब अपनी बहन के रूम के अंदर जाता है तब उसे पता चलता है कि उसकी बहन बिल्कुल सही सलामत थी और वो जिंदा थी। लेकिन डुआन की बहन दरअसल डिसेबल्ड है, यानी कि वो चल नहीं सकती है। डुआन जैसे ही अपनी बहन को जिंदा देखता है तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो रोते हुए अपनी बहन को गले लगा लेता है और उससे वादा करता है कि वो इस बार उसे मरने नहीं देगा, क्योंकि पिछली बार उसी की गलती की वजह से वो मारी गई थी। फिर डुआन अपनी बहन से प्रॉमिस करता है कि वो इस बार उसकी रक्षा करेगा, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए। जिसके बाद डुआन की नजर घड़ी के ऊपर पड़ती है और उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू होने में कुछ ही टाइम बाकी है। इसीलिए वो बाहर जाके सप्लाईज को भरना चाहता था ताकि उन्हें ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के दौरान ज्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन डुआन के जाने से पहले जिनयुए अपनी हेयर पिन निकालती है और वो डुआन को देते हुए कहती है कि उन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि जब भी डुआन बाहर जाएगा तब वो उसकी हेयर पिन लेके जाएगा और जब वो वापस आएगा वो भी सही सलामत, तब डुआन हेयर पिन को वापस जिनयुए के ऊपर लगा देगा। डुआन उसे कहता है कि हाँ ठीक है। जिसके बाद वो सप्लाईज लेने के लिए बाहर निकल जाता है। डुआन को अच्छे से पता था कि जिनयुए अपनी डिसेबिलिटी की वजह से खुद के ऊपर शर्म करती है, इसीलिए डुआन ने उसे ये प्रॉमिस किया था ताकि वो जिनयुए को ये फील करा सके कि वो हमेशा सिक्योर रहेगी। डुआन हमें बताता है कि 21 दिसंबर की शुरुआत से ही ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू हो जाएगा, इसीलिए डुआन अपनी जैकेट पहनता है और वो सप्लाईज भरने के लिए बाहर निकल जाता है, क्योंकि जैसे ही 21 दिसंबर चालू होगा तो फिर उसके बाद ये पूरी जगह खून का झरना बन जाएगी। जिसके बाद डुआन भागते हुए पासी के कन्वीनियंस स्टोर के पास जाता है और वहाँ की सारी सप्लाईज खाने पीने नहाने धोने तक की हर चीज को खरीद लेता है। यहाँ तक कि वहाँ की रिसेप्शनिस्ट भी उसे कहती है कि उसने कुछ ज्यादा ही सामान खरीद लिया है, लेकिन डुआन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और उसने सारा सामान घर पे पहुंचवाने के लिए एक ट्रक को भी बुलवा लिया था। हम लोग देखते हैं ट्रक चलाने वाला भी डुआन से यही कहता है क्या वो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की तैयारी करने वाला है। इस पे डुआन आगे से कहता है यस। हालांकि वो ट्रक ड्राइवर भी एक फैमिली बच्चों वाला था और उसे भी अपनी फैमिली के पास वापस जाना था, लेकिन काम की वजह से वो यहाँ पे फंसा हुआ था। इसके बाद ट्रक ड्राइवर डुआन की डिलीवरी कर देता है तो फिर डुआन उसे पैसे एक्स्ट्रा देता है और उसे इनडायरेक्टली वार्न भी कर देता है कि उसे पूरा टाइम अभी अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए और वो ड्राइवर को कुछ कुकीज भी दे देता है, ये कहते हुए कि ये उसकी बेटी के लिए है। इसके बाद ड्राइवर वहाँ से चला जाता है और वो डुआन की बात को महसूस करता है और वो फैसला करता है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने घर के पास ही रहेगा। फिर हम लोग डुआन को उसके कमरे के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो लड़ने के लिए एक भाला बना रहा था। उसी टाइम पे जिनयुए उसके पास आती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि डुआन ने उनकी सारी सेविंग्स को बर्बाद कर दिया है फालतू का सामान खरीदने के लिए और वो इन सभी चीजों को क्यों इकट्ठा कर रहा है जैसे कि यहाँ पे एपोकलिप्स शुरू होने वाला है। डुआन आगे से कहता है कि हाँ यही होने वाला है।
जिसपे जिनहुए आगे बढ़ती है और उसके सर को अपने सर से छू के ये पता करती है कि कहीं डुआन को बुखार तो नहीं है और उसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है। जिसपे डुआन को शर्म आ जाती है और वो पीछे हट के कहता है कि ये सब कुछ सच है। खैर जिनहुए को अभी भी यकीन नहीं हुआ होता है और वो अपने भाई से कहती है कि तुम्हें सो जाना चाहिए। डुआन उसे कहता है कि कुछ घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा। फिर डुआन अपनी बहन से कहता है कि उसे इस पीसफुल टाइम का एंजॉय करना चाहिए और नहा धो के फ्रेश हो जाना चाहिए। जिनहुए को भी ऐसा लगता है कि डुआन जो कह रहा है वो सच होने वाला है, क्योंकि आज तक उसने कभी भी अपने भाई को इतना सीरियस नहीं देखा था। डुआन बताता है री एवोल्यूशन नाम की चीज खत्म हो जाएगी और हफ्ते के आखिर तक आधे से ज्यादा लोग इस दुनिया के ऊपर ज़ॉम्बी में बदल चुके होंगे और जब पूरा एवोल्यूशन खत्म होने वाला होगा और जो कुछ बचे कुछ लोग होंगे वो दुनिया के वो ऐसे दिनों को सहेंगे जो हेल्थ से भी बदतर होंगे। लेकिन जो कुछ 10% लोग बच जाएंगे उन्हें भाई फुल एवोल्यूशन मिलेगा, यानी कि उनके पास एबिलिटीज आ जाएंगी। और डुआन यही दुआ करता है कि वो उन बचे हुए 10% लोगों में से एक हो। इसके बाद हम लोग एक ऑफिस एम्प्लॉय को देखते हैं और उसका बॉस उसे फिर से बुला रहा था काम करने के लिए। खैर वो इन्हीं सब चीजों से ऊब चुका था और वो यही दुआ करता है कि एपोक्लिप्स आ जाए। खैर हम लोग देखते हैं कि जब वो फिर से काम करने के लिए जा ही रहा था तभी उसके ऊपर ज़ॉम्बी डॉग हमला कर देता है और उसे मार गिराता है। इसके बाद जैसा डुआन ने बताया था वैसा होना शुरू हो चुका था और पूरे इलाके में तबाही होना शुरू हो गया था। हर तरफ एक्सीडेंट हो रहे थे और ज़ॉम्बीज लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे। जिनहुए अपने भाई से पूछते हैं कि इन्हें क्या हो गया है, वो एक दूसरे के ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं। इस पे डुआन आगे से बताता है कि कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे एपोक्लिप्स शुरू हो गया है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि उनके घर के दरवाजे पे नॉक नॉक होना शुरू हो जाती है। जिनहुए आगे बढ़ती है और वो आंटी गुवान की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, जो कि उनके पड़ोस में ही रहती है। डुआन को याद आता है कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब जिनहुए आंटी गुवान की मदद करने के लिए गई थी और उसने दरवाजा खोला था। तब आंटी हुआंग का पति ज़ॉम्बी बन चुका था जिसने जिनहुए के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन डुआन ने उसकी मदद नहीं की थी और वो फट्टुओं की तरह वहाँ से डर के भाग गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने दे सकता था डुआन। हम लोग देखते हैं कि जिनहुए जैसे ही दरवाजा खोलती है तो फिर आंटी हुआंग के पीछे से उनका पति बाहर निकलता है जो कि जिनहुए के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद हम लोग डुआन फे की पास्ट लाइफ का एक सीन देखते हैं जहाँ एक बंदा डुआन फे को पीने के लिए सोडा देता है और वो उसे पूछता है कि तुम कभी मुस्कुराते नहीं हो क्या। इस पे डुआन फे उसे कहता है कि मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। जिस पे वो बंदा उसे कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें इससे पहले कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। हम लोग देखते हैं कि वो बंदा उसे कहता है कि इसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये ऑपरेशन मुश्किल नहीं होने वाला है। उन लोगों ने पहले ही यहाँ पे हाई रैंकिंग के ज़ॉम्बीज को मार दिया है। लेकिन जब वो लोग ऑपरेशन को शुरू करना शुरू करते हैं तब वहाँ पे अचानक से 3 हाई रैंक के ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो कि बेहद शक्तिशाली थे। लेकिन फिर भी वो लोग फॉर्मेशन को मेंटेन रखते हैं और फाइट करना जारी रखते हैं। उसी टाइम पे एक ज़ॉम्बी डुआन के ऊपर हमला कर देता है जिसको डुआन रोक तो लेता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के उसी बंदे की तरफ देखता है तब वो बंदा उसे छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। हालांकि डुआन फॉय को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब उसे समझ में आ जाता है कि जिनहुए को बिल्कुल ऐसा सही फील हुआ था जब डुआन ने उसे छोड़ा होगा। इसके बाद वो ज़ॉम्बी डुआन के ऊपर हमला करता है और उसे मार देता है। लेकिन यहाँ पे डुआन जिनहुए से कहता है कि वो जल्दी से साइड में हटे और अपनी आंखें बंद कर ले। जिसके बाद डुआन वहीं से वो भाला फेंकता है जो कि सीधा जाके उस ज़ॉम्बी की आंख के ऊपर लगता है और वो पीछे हट जाता है। और डुआन ने पहले ही फैसला कर लिया था कि वो इस लाइफ के अंदर ऐसी ट्रेजेडी दोबारा नहीं होने देगा। जिनहुए को उस ज़ॉम्बी की चिंता हो रही थी तो फिर डुआन उसे कहता है कि चिंता न करो, वो पहले ही मर चुका है क्योंकि वो अब एक ज़ॉम्बी है। तभी वो ज़ॉम्बी फिर से उनके ऊपर हमला कर देता है। डुआन अपनी बहन से कहता है कि अपनी आंखें बंद रखो और ये जल्दी खत्म हो जाएगा। वो ज़ॉम्बी जैसे ही डुआन के ऊपर हमला करता है तो फिर डुआन एक ही झटके में उसके हाथ को काट देता है। फिर वो ज़ॉम्बी जिनहुए के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी टाइम पे डुआन एक डंबल को बाहर उठाता है और वो ज़ॉम्बी के पैर के अंदर उसे धंसा देता है जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं पे रुक जाता है। इसके बाद डुआन उस भाले को बाहर निकालता है। इसके बाद डुआन अपनी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस का फायदा उठाता है क्योंकि उसने अपनी पास्ट लाइफ के अंदर इससे भी हाई रैंकिंग के ज़ॉम्बीज के साथ दिन भर लड़ाई की थी। भले ही अभी की बॉडी कमजोर हो लेकिन एक्सपीरियंस तो कमजोर नहीं होगा ना। फिर डुआन अपने एक्सपीरियंस का यूज करता है और ज़ॉम्बी की बॉडी के ऊपर अनगिनत स्लाइसेस मार देता है। उसी टाइम पे जिनहुए अपनी आंखें खोलती हैं और वो डुआन की जैकेट पकड़ के उसे कहती है कि इतना काफी है। इसके बाद डुआन को याद आता है कि वो बिल्कुल पागल हो चुका था जिनहुए को बचाने के चक्कर में और उसने काफी ज्यादा हैवानियत दिखा दी है। इसके बाद वो पीछे मुड़ता है और वो जिनहुए को गले लगा के उसे कहता है कि वो दोनों बिल्कुल ठीक रहेंगे। जिनहुए अपने भाई से पूछती है कि यहाँ पे क्या हो गया है और वो लोग अब से क्या करेंगे और इस दुनिया के साथ क्या होने वाला है। उसी टाइम पे सिस्टम भाई डुआन से कुछ कहता है लेकिन डुआन को ये आवाज पहली बार सुनाई दे रही थी, इसीलिए वो इधर उधर देखने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे
में डुआन को चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तब उसके सामने एक अजीब सा चित्र था और जो कि चमक रही थी और डुआन के आसपास कई सारी बड़ी बड़ी मूर्तियां थीं। डुआन को ऐसा फील होता है कि जैसे वो गॉड पैलेस के अंदर आ चुका है। और जब डुआन अपने सामने देखता है तब उसके सामने एक बहुत बड़ी मूर्ति थी। उसी टाइम पे वहाँ पे जितनी भी मूर्तियां थी उन सभी की आंखें खुलती हैं और उनकी आंखों से एक लेजर बीम बाहर निकलती है जो कि डुआन के माथे पे जाके लगती है और डुआन के सिर के अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन डाली जाती है। डुआन को ऐसा फील होता है जैसे कि उसका सर फटने वाला है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सिस्टम आता है जो कि डुआन को पत्तों के अंदर कवर कर लेता है और उसकी जीन चेन यानी कि डीएनए चेन को चेंज करने की कोशिश करने लगता है। हम लोग देखते हैं कि सिस्टम भाई अपने हिसाब से आगे बढ़ता है और वो डुआन के जीन को चेंज करना शुरू करता है और डुआन की बॉडी को इस तरीके से ढाल देता है जिससे जो जीन चेंज थी वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और डुआन को सिस्टम अपने होस्ट के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लेता है। डुआन को ऐसा फील होता है कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से फुल ऑफ स्ट्रेंथ हो गई है और जो इन्फॉर्मेशन डुआन के मन के अंदर आई है उसे पता चलता है कि इसको एवोल्यूशन ट्री कहा जाता है और एवोल्यूशन ट्री सिस्टम की तरह से बना हुआ है और जैन को पॉइंट की जरूरत पड़ेगी एवोल्यूशन ट्री को इवॉल्व करने में, तभी वो जाके और ताकतवर हो सकता है। और डुआन जितने ज्यादा ज़ॉम्बीज और हाई ज़ॉम्बीज को मारेगा उसे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे और डुआन सिस्टम की मदद से अलग अलग तरह की चीज को अपग्रेड कर सकता है, फिर वो चाहे इसकी स्ट्रेंथ हो, एजिलिटी हो, एबिलिटी हो या फिर स्किल हो। फिर डुआन सिस्टम को एक्टिवेट करता है और वहाँ पे 2 पॉइंट का इस्तेमाल करके अपनी पावर को बढ़ा लेता है जिससे डुआन को फील होता है कि उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि जब तक उसके पास उसकी पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस है और साथ ही में एवोल्यूशन ट्री का बफ, तब तक वो कभी भी हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने देगा और वो इस लाइफ के अंदर अपनी छोटी बहन की जिंदगी बचा के रहेगा। फिर जब डुआन को होश आता है तब उसे पता चलता है कि वो बेहोश हो गया था और जिनुए उसकी गोद के ऊपर सर रख के सो रही थी। जिनुए जैसे ही देखती है कि उसका भाई उठ गया है तो वो उसे बताती है कि वो अचानक से बेहोश हो चुका था और उसे काफी चिंता हो रही थी और वो रोते हुए जुआन के लिए अपनी चिंता जाहिर करती है। डुआन आगे बढ़ता है और उसके सर के ऊपर हाथ रख के उसे कहता है कि अब कुछ भी नहीं होगा और वो जिनुए की सेफ्टी का वादा करता है और अब से वो उसी की साइड रहेगा और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर उसे जिनुए की सेफ्टी को क्लियर करना है तो फिर उसे आसपास के एरिया के अंदर जितने भी ज़ॉम्बीज हैं उन सभी को मारना पड़ेगा। फिर जब डुआन बाहर निकल के वहाँ पे बॉडीज को चेक करता है तब पता चलता है कि वहाँ पे एक भी बॉडी नहीं थी, कोई बॉडीज को खिसका के नीचे वाले फ्लोर पे लेके गया हुआ था। फिर उसके बाद हम लोगों को टाइम पता चलता है तो सुबह के 4 बज रहे थे। डुआन अपने लिए कपड़े चेक कर रहा था। दरअसल सिस्टम की वजह से उसकी बॉडी लंबी और ताकतवर हो चुकी थी, इसीलिए उसके कपड़े उसके ऊपर फिट नहीं हो रहे थे। उसी टाइम पे उसकी बहन वहाँ पे आती है और वो उसके फादर के कपड़े उसको देती है। जिनुए अपने भाई से पूछती है क्या उनके फादर बिल्कुल ठीक होंगे, उनके पेरेंट्स का क्या हुआ होगा। डुआन हमें बताता है कि जब वो दोनों 10 साल के हुए थे तब उनके पेरेंट्स ने उन्हें छोड़ दिया था और जाते समय उन दोनों ने उन्हें थोड़े से पैसे दिए थे ताकि वो लोग अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर सके और अभी तक डुआन अपनी कॉलेज लाइफ तक उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करते हुए आ रहा था। डुआन ने पिछली लाइफ में अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश भी की थी लेकिन वो दोनों नहीं मिले थे। डुआन अपनी बहन से कहता है कि वो दोनों खुद को प्रोटेक्ट कर लेंगे, हमें उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अभी सबसे जरूरी चीज ये है कि उन्हें अपनी सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। खैर जिनुए अपने भाई से कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एक रात में इतने ज्यादा लंबे हो गए। इस पे डुआन आगे से कहता है कि शायद से मेरी बॉडी गोल्डन टाइम पीरियड के अंदर चल रही है और वो जिनुए को सिस्टम और रिबॉर्न होने के बारे में नहीं बताता है। खैर जिनुए उसके ऊपर यकीन नहीं करती है और डुआन बाहर जाने वाला था तो फिर जिनुए आगे से चिल्ला के कहती है कि बाहर खतरा है, वो बाहर नहीं जा सकता है। दरअसल जिनुए दुनिया के अचानक से बदल जाने और अपने अपाहिज होने की वजह से उसे ऐसा फील होता है कि वो डुआन के ऊपर बोझ है। डुआन इस बात को समझ जाता है और उससे कहता है कि उन लोगों को नीचे जाके आसपास के एरिया को साफ करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लोग किसी भी टाइम पे खतरे में हो सकते हैं और शायद से यहाँ पे उनकी तरह और कई सारे सर्वाइवर्स भी हो सकते हैं जो कि बाद में उनकी कई सारी मदद कर सकते हैं क्योंकि उनके पास मैन पावर होगी। इसे जिनुए समझ जाती है और वो अपने भाई को जाने की इजाजत दे देती है और वो डुआन को फिर से अपनी हेयर पिन देती है और उसे कहती है कि वादे के मुताबिक उसे सही सलामत वापस आना होगा। डुआन हेयर पिन ले लेता है और उसे कहता है ठीक है। जिसके बाद डुआन बाहर निकलता है और सीरियस होकर कहता है कि काम पे जाने का समय हो गया। इसके बाद वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता चला जाता है। डुआन जैसे जैसे नीचे जा रहा था तब उसे किसी के कुछ खाने की आवाज आती है और जब वो एक फ्लोर पे जाके पहुंचता है तब उसे पता चलता है कोई ज़ॉम्बी किसी को खा रहा था। इसके बाद वो ज़ॉम्बी पीछे मुड़ के डुआन की तरफ देखता है, तब वो अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा लेता है और डुआन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन डुआन ने अपने स्ट्रेंथ के पॉइंट को बढ़ा लिया था, इसीलिए वो एक ही बार में ज़ॉम्बी के ऊपर
ऊपर हमला करता है और उसे सेंटर से काट देता है। और गाइस, हम लोगों ने बहुत बार सिस्टम को देख लिया है, इसीलिए हमें सिस्टम के मैकेनिज्म को समझने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिस्टम की चीजों को स्किप करेंगे। हाँ, जहाँ पे जरूरी होगा वो बता दूंगा। हमें पता चलता है कि डुआन की पिछली लाइफ के अंदर मेंटल स्पिरिट नाम की भी एक चीज हुआ करती थी। दरअसल ये लोग खास तरह की अवेकनर्स हुआ करते थे जिनके पास मेंटल स्पिरिट हुआ करती थी। मेंटल स्पिरिट एक तरह से एबिलिटी होती है और हर किसी के पास अलग अलग तरह की एबिलिटी होती है। इसके साथ वो लोग मैच्योर मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर सकते थे जो कि हाई रैंकिंग के ज़ॉम्बीज होते थे। और अगर एक बार कोई अवेकनर मेंटल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेता है तो फिर वो अपने एरिया का अनलिमिटेड वॉरियर बन जाता है, क्योंकि मेंटल स्पिरिट के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। लेकिन डुआन को ये सब एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा पॉइंट की जरूरत थी, यानी कि करीब 10-15 पॉइंट की जरूरत थी। लेकिन डुआन जिन ज़ॉम्बीज को मार रहा था उसे सिर्फ एफ ग्रेड के पॉइंट मिल रहे थे, इसीलिए डुआन का फोकस अभी के लिए सिर्फ ताकत और फुर्ती को बढ़ाने के ऊपर था। इसके बाद वो ज़ॉम्बीज को मार के आसानी के साथ ज्यादा पॉइंट्स को इकट्ठा कर सकता था। इसके बाद डुआन एक रूम के अंदर जाता है जहाँ पे बाथरूम के अंदर एक लड़की पड़ी हुई थी, लेकिन उसकी स्किन का कलर अभी तक चेंज नहीं हुआ था, यानी कि ये ज़ॉम्बी नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे एक ज़ॉम्बी डुआन के ऊपर हमला कर देता है। डुआन को पता भी नहीं चलता है कि ये ज़ॉम्बी कब उसके पीछे आ गया, लेकिन वो जल्दी से पीछे घेम के उसे मार देता है, जिससे डुआन को समझ में आ जाता है कि अगर उसके पास एवोल्यूशन ट्री है तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि वो केयरफ्री हो सकता है, वो किसी भी टाइम मारा जा सकता है, इसकी संभावना हमेशा बनी रहेगी। इसके बाद डुआन अपनी स्पीड को बढ़ाता है और जल्दी जल्दी कमरों को चेक करने लगता है। इसके बाद डुआन एक कमरे की तरफ आगे बढ़ता है, तब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की थी जिसने हाथों में डंडा ले रखा था। वो औरत दरवाजा खोलती है। डुआन उससे कहता है कि वो आसपास के एरिया को साफ कर रहा है ताकि वो अपनी फैमिली की सेफ्टी को सिक्योर कर सके। खैर, वो औरत डुआन से कहती है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो जा सकता है। लेकिन डुआन आगे से अपना चाकू दिखाते हुए कहता है कि अंदर चेक करना है। तो फिर वो औरत डुआन के सामने हार मान लेती है। डुआन कमरे के अंदर आता है और उसे सब कुछ ठीक लगता है और वो उस औरत की फैमिली फोटो देख के उससे पूछता है कि उसका बेटा और पति कहाँ पे गया है, जिसपे वो औरत बताती है कि बेटा ट्यूशन गया है और उसका पति लेने के लिए गया है, लेकिन वो दोनों अभी तक वापस नहीं आए हैं। डुआन वहाँ से जा ही रहा था कि तभी उसे कमरे के अंदर से आवाज आती है। वो औरत कहती भी है कि अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन डुआन जब चेक करने के लिए दरवाजे को खोलता है तब अंदर उसका बेटा ज़ॉम्बी बन चुका था और उसने अपने बाप को पहले ही मार डाला था। और उसी टाइम पे वो औरत डुआन के ऊपर पीछे से हमला भी कर देती है, लेकिन डुआन जल्दी से साइड हट के उसके अटैक को डॉज कर लेता है। उसी टाइम पे वो ज़ॉम्बी भी डुआन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन डुआन जल्दी से पीछे घूमता है और उसके ऊपर लात मार के उसे हवा में उड़ा देता है। उसी टाइम पे वो औरत सामने आ जाती है और वो डुआन से कहती है कि उसके बेटे को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बस हल्का सा बीमार है। डुआन आगे से कहता है कि देखो उसे, वो ज़ॉम्बी बन चुका है और मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने कभी भी किसी भी इंसान को ज़ॉम्बी से दोबारा इंसान बनते हुए नहीं देखा है। लेकिन वो औरत फिर भी नहीं अड़ी हुई थी, माँ वाला नेचर। उसी टाइम पे वो ज़ॉम्बी आगे बढ़ता है और अपनी माँ की पेट के अंदर हाथ घुसा के उसे मार देता है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी उसे खाना शुरू कर देता है। डुआन आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो औरत अभी भी डुआन को ना मारने के लिए कह रही थी, लेकिन डुआन ऐसा नहीं कर सकता था। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और पूरे परिवार का खेल खत्म कर देता है। हम लोग देखते हैं कि डुआन ने 11 फ्लोर को पूरी तरीके से क्लियर कर लिया था और वहाँ पे घंटियां बांध दी थी ताकि अगर कोई भी वहाँ पे पहुंचे तो फिर डुआन को पता चल जाए। डुआन जैसे ही 10वें फ्लोर पे आता है तब उसके सामने एक ज़ॉम्बी आता है जो कि एक जिम ट्रेनर था और वो यहाँ पे खून की महक सूंघते हुए आया था। हम लोग देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी जैसे ही डुआन को अपने सामने देखता है तो फिर वो डंबल लेके डुआन के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। डुआन जल्दी से वहाँ से हटता है तो फिर ज़ॉम्बी के अटैक की वजह से उसने दीवार के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रैक कर दिया था। दरअसल ये ज़ॉम्बी बनने से पहले भी एक जिम ट्रेनर था, तो बेशक शक्तिशाली तो था ही, लेकिन ज़ॉम्बी बनने के बाद ये और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा भयानक हो चुकी है। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी डुआन के ऊपर अपने डंबल से अटैक करता है, लेकिन डुआन जंप करके उसके डंबल को डॉज कर लेता है। हम लोग देखते हैं डुआन जैसे ही नीचे लैंड करता है तब उसकी पीछे वाली दीवार से कोई ज़ॉम्बी डॉग उसके ऊपर क्लॉ से अटैक करता है, जिसको डुआन डॉज तो कर लेता है, लेकिन उसी टाइम पे सामने वाली दीवार को चीरते हुए वो ज़ॉम्बी भी वहाँ पे आ जाता है। और जुआन सबसे बुरी बात ये थी कि वो घायल भी हो चुका था। एक तरफ से ज़ॉम्बी उसकी तरफ आ रहा था और दूसरी तरफ से ज़ॉम्बी डॉग उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था और बीच में फंसा हुआ हमारा डुआन अब पिसने वाला था। ज़ॉम्बी डॉग जल्दी से आगे बढ़ता है और वो डुआन के ऊपर क्लॉ से हमला कर देता है। डुआन जल्दी से अपनी नाइफ का इस्तेमाल करता है और उसके क्लॉ को यानी कि नाखूनों को काट देता है। उसी टाइम पे ज़ॉम्बी उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। डुआन उसे डॉज तो कर लेता है, लेकिन उसकी एक खून की बूंद नीचे जाके फ्लोर पे ऊपर गिरती है और वो बूंद जैसे ही नीचे
नीचे गिरती है तो आसपास के फ्लोर के जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो सभी एक्टिवेट हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि डुआन ने पंच को तो डॉज कर लिया था, लेकिन नीचे की तरफ खून की बूंद तो गिर ही गई थी। इसीलिए नीचे से सभी ज़ॉम्बीज भागते हुए ऊपर की तरफ आ रहे थे, लेकिन डुआन को अभी इन दोनों से निपटना था। उसी टाइम पे ज़ॉम्बी आगे बढ़ता है और वो डुआन के ऊपर कराटे मारता है। डुआन उसे नीचे झुक के डॉज तो कर लेता है और जल्दी से ऊपर खड़ा हो गए उसके सीने के ऊपर एक जोरदार कट भी मार देता है, लेकिन ज़ॉम्बी के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हुआ था और वह पलटवार में डुआन के ऊपर डंबल से अटैक करता है। डुआन जल्दी से उसे डॉज करता है और उसी टाइम पे ज़ॉम्बी डॉग उसके ऊपर जबड़े से हमला करता है। डुआन जल्दी से हवा में ही जंप करके उसके पैर के ऊपर से जंप करके पीछे हटता है और डबल फ्लिप मारते हुए डॉज कर लेता है और डुआन को समझ में आ जाता है कि वो एक टाइम पे दोनों के साथ नहीं निपट सकता है, इसीलिए वो नीचे की तरफ भागने की कोशिश करता है। लेकिन उसी टाइम पे उसके सामने कई सारे ज़ॉम्बीज आ रहे थे जो कि एकदम ढेर में थे। अब डुआन के पास कोई भी चारा नहीं बचा था और वो बीच में फंस चुका था। ऊपर की तरफ से ज़ॉम्बी डॉग और ज़ॉम्बी हमला करने वाले थे, नीचे की तरफ से ज़ॉम्बी वेव आ रही थी। इसीलिए डुआन फैसला करता है कि वो एक ही तरफ आगे बढ़ेगा और वो जल्दी में हमला करेगा। जिसके बाद डुआन नीचे की तरफ आगे बढ़ता है और उसके सामने जितने 3-4 ज़ॉम्बीज थे वो एक ही बार में उन सभी के गले काटते हुए भाग जाता है। जब जिम ट्रेनर नीचे की तरफ आता है तब वो देखता है कि ज़ॉम्बी तो मारे गए हैं, लेकिन डुआन का कोई भी अता पता नहीं है और पास ही में एक दरवाजा खुला हुआ था। जुआन उसी कमरे के अंदर छुप गया था, लेकिन जब जुआन ने इस बार ज़ॉम्बीज को मारा था तब उसे पॉइंट नहीं मिले थे, यानी कि पॉइंट की लिमिट अब बढ़ चुकी है, उसे ताकतवर ज़ॉम्बी मारने पड़ेंगे। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं ज़ॉम्बी डॉग और ज़ॉम्बी दोनों उस कमरे के अंदर आ जाते हैं और डुआन को इधर उधर ढूंढने लगते हैं और कुछ ही देर में वो ज़ॉम्बी डुआन को ढूंढ भी लेता है। जिसके बाद वो डायरेक्ट डुआन के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। डुआन अपने हाथों का इस्तेमाल करता है ब्लॉक करने के लिए, लेकिन पावर की वजह से वो छत को तोड़ते हुए नीचे वाले फ्लोर के ऊपर गिरता है जहाँ पे पहले से ही 2 ज़ॉम्बीज थे। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है एवोल्यूशन ट्री होने के बावजूद वो हारा गया कि यहाँ पे सब कुछ उसी तरह से खत्म होने वाला है जैसा कि पास्ट लाइफ के अंदर हुआ था। लेकिन उसी टाइम पे डुआन को सुनाई देता है जो घंटियां उसने फ्लोर के ऊपर लगाई थी वो भाई बजना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद डुआन के अंदर का हीरो जाग उठता है और वो एक ही बार में दोनों ज़ॉम्बीज को मार देता है। जिसके बाद वो पूरी रफ्तार से 11 वाले फ्लोर की तरफ चलने लगता है जहाँ पे जिन्युवे रहती है। सिस्टम डुआन से पूछता है क्या वो पॉइंट का इस्तेमाल करके स्पीड को बढ़ाना चाहता है और डुआन इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद सिस्टम उसकी स्पीड को बढ़ा देता है और डुआन जल्दी से 10th फ्लोर पे पहुंच जाता है जहाँ पे पहले से ही रास्ते के बीच में 4-5 ज़ॉम्बी थे। तो फिर डुआन उन सभी को गिनता है और एक ही बार में उन सभी को मार देता है, जिससे डुआन के पास और ज्यादा पॉइंट आ जाते हैं और वो तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हुए जा रहा था। उसी टाइम पे जिन्युवे को बाहर से आवाज आ रही थी और वो पूछता है क्या तुम हो ये भाई, लेकिन बाहर से कोई भी आवाज नहीं आती है। तो फिर वो दरवाजे को धीरे धीरे करके खोलना शुरू करती है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि बाहर 3-4 ज़ॉम्बीज खड़े थे। उसी टाइम पे डुआन उड़ते हुए आता है और वो एक ही बार में उन दोनों ज़ॉम्बीज को मार गिराता है। इसके बाद जब वो दरवाजा खोलती है तो फिर उसके सामने भाई खड़ा था। जिन्युवे उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि आवाज क्यों नहीं दे रहे थे जब मैं बुला रही थी। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जिम वाला ज़ॉम्बी भी ऊपर आ रहा था। डुआन जैसे ही देखता है कि वो ज़ॉम्बी आगे आ रहा है तो फिर वो जिन्युवे से कहता है कि दरवाजा बंद कर लो और बाहर से कितनी भी आवाजें हैं दरवाजा मत खोलना। इसके बाद वो पीछे मुड़ के उस ज़ॉम्बी से कहता है कि एक भी कदम आगे मत बढ़ाना, मैं तुम्हें कभी भी इस दरवाजे के पास नहीं आने दूंगा। लेकिन उसी टाइम पे वो ज़ॉम्बी अपना पैर आगे रखता है तो डुआन फुल स्पीड से आगे बढ़ता है और उसके पैर को काट देता है। उसी टाइम पे वो ज़ॉम्बी डॉग भी डुआन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। डुआन जल्दी से ऊपर हवा में जंप करता है और अपना चाकू उसकी तरफ फेंक के उसे मार देता है और हवा में ही एक किक बना के उस ज़ॉम्बी के सर के ऊपर किक मार के उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी फिर से खड़ा होता है और डुआन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। डुआन आगे से उसके ऊपर चाकू से हमला करते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने अपनी ताकत को 3 पॉइंट तक बढ़ा लिया है, इतना काफी होगा। इसके बाद डुआन आगे बढ़ के उसके सीने के अंदर चाकू घुसाता है और उसके ऊपर कई सारे स्लैसेस मार के उसको बीच से चीर देता है और उसे सक्सेसफुली मार भी देता है। सिस्टम डुआन को बताता है कि उसने 6 बिगिनर लेवल के ज़ॉम्बी को मारा है, इसलिए उसको 6 पॉइंट मिलते हैं। इसके बाद डुआन को इस बात की खुशी होती है कि उसने आखिरकार ये कर दिखाया, उसने अपनी बहन को इस बार प्रोटेक्ट कर लिया और वो पहले की तरह कचड़ा नहीं है। इसके बाद डुआन नीचे की तरफ जाते रहता है और वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज मिलते हैं डुआन एक एक करके उन सभी को मारते रहता है और पॉइंट्स को इकट्ठा करते रहता है। डुआन हमें बताता है कि उसे एवोल्यूशन ट्री यानी कि सिस्टम के बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन उसे एक बात अच्छे से पता है कि ये डुआन की मदद करता है उसको ताकतवर बनाने के लिए। इसके बाद डुआन इसी तरह से पूरी बिल्डिंग के फ्लोर्स को क्लियर कर लेता है और एकदम नीचे आ जाता है जहाँ पे गेट के बाहर एक ज़ॉम्बी था जो कि अंदर आने की कोशिश कर रहा था। डुआन उसकी तरफ चाकू फेंक
देख के मारता है और उसे भी मार देता है और सिस्टम डुआन को इसके लिए 1 पॉइंट देता है। ये सभी जितने भी ज़ॉम्बीज थे ये सभी बिगिनर ज़ॉम्बीज थे, यानी कि ये म्यूटेटेड ज़ॉम्बी नहीं थे जिनको हाई रैंक ज़ॉम्बी कहा जाता है। इसके बाद डुआन अपने कमरे में आता है और शावर लेते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे जितनी उम्मीद थी उसे कम उसे पॉइंट मिले हैं, इसीलिए डुआन को अब अपार्टमेंट यानी कि बिल्डिंग को छोड़ के बाहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन बाहर इससे और ज्यादा खतरा था, वहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बीज हो सकते हैं, इसीलिए डुआन को अपने पॉइंट्स को बिल्कुल आसानी के साथ बराबर मात्रा में बांटना पड़ेगा, यानी कि वो अपने स्ट्रेंथ, एजिलिटी और एट्रीब्यूट को सही से बांटेगा तभी वो बाहर सक्सेसफुल हो जाएगा। इसीलिए डुआन अपने स्ट्रेंथ और एजिलिटी को 3 लेवल पे कर लेता है, एक्सप्लोर को 2 रख लेता है और मेंटल स्पिरिट को 1 पे ही रखता है। फिर डुआन फ्रेश होके बाहर आता है और वो अपनी बहन को देखता है जो कि बाहर की तरफ देख रही थी और वो डुआन को बताते हैं कि उसने न्यूज में देखा है कि ये एक ऐसा डिजास्टर है जिसको इंसान पहली बार झेल रहे हैं और ज़ॉम्बीज हर तरफ आ जा रहे हैं, इसीलिए उसे डुआन की चिंता हो रही थी क्योंकि वो अक्सर बाहर जाया करता है। डुआन आगे से कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डुआन की बहन आगे उससे कहती है कि जब वो बाहर जाता है तब फिर उसे बहुत ज्यादा चिंता होती है कि अगर वो लौट के न आया तो फिर उसके साथ क्या होगा, इसीलिए वो बस यही दुआ करती है कि अगर उसके पैर ठीक होते हैं तो फिर वो अपने भाई की थोड़ी सी मदद कर सकती थी। डुआन जिन्युए से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जल्द ही फिर से खड़ी हो जाओगी और चलने लगोगी। लेकिन जिन्युए आगे से भाई नाराज होकर कहती है कि उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, वो कभी भी दोबारा ठीक नहीं हो सकती है। लेकिन डुआन अपने मन के अंदर सोचता है नहीं ये पॉसिबल है, अभी यहाँ पे मीटियोर रेन होने वाली है जिसकी वजह से इंसानों का पूरा पॉइंट ही चेंज हो जाएगा। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि उसकी पास्ट लाइफ के अंदर जब ज़ॉम्बीज इवॉल्व होना शुरू हुए थे तब भाई मीटियोर रेन शुरू हुई थी। उसी टाइम पे भाई जिन्युए अपने भाई से कहती है भाई जरा ऊपर उसमें देखो, वहाँ पे कुछ चमकता हुआ आ रहा है। हम लोग देखते हैं कि भाई मीटियोर रेन होना शुरू हो चुकी थी। डुआन बताता है कि जब ये बरसात शुरू हुई थी तब ये अपने साथ एक रिसोर्स लेके आई थी, इसने पूरे के पूरे इंसानों के भाग्य को बदल दिया और इसने अवेकन सोर्स कहा जाता है। दरअसल ये जो उल्का पिंड होते हैं इनके अंदर स्पेशल एनर्जी होती है जिस वजह से अवेकनर अवेकन होते हैं और अगर ज़ॉम्बीज इनको अब्सॉर्ब कर लेते हैं तो फिर उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि इनको इंसान और ज़ॉम्बीज दोनों ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और जब ये ज़ॉम्बीज एब्जॉर्ब करते हैं तब उनकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी सब कुछ बढ़ जाती है और उस चीज को जीन कोर कहा जाता है। और जब इंसान जीन कोर जो कि ज़ॉम्बीज से मिलता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं तब ज्यादातर इंसानों की एबिलिटी अवेकन नहीं होती है, लेकिन कुछ इंसान फोर्सफुली इनको अवेकन करते हैं और उनके बाद उन्हें एबिलिटी मिल जाती है। इसके बाद लोग इसी का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज के खिलाफ फाइट करते थे, यानी कि ज्यादातर लोग होते हैं वो भाई उल्का पिंड से डायरेक्ट सोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते थे, लेकिन कुछ थे जो कि डायरेक्ट कर पाते थे और उन्हें एबिलिटी मिल जाती थी। इसीलिए डुआन का यही प्लान था कि वो भाई उल्का पिंड की पावर का इस्तेमाल जिन्युए की एबिलिटी अवेकन करने के लिए करेगा। जिसके बाद बरसात होना शुरू होती है और धड़ाधड़ भाई उल्का पिंड इधर उधर गिरने लगते हैं और उन्हीं में से एक से बड़ा उल्का पिंड उन दोनों की बिल्डिंग के पास जाके गिरता है। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो एजिलिटी का इस्तेमाल करेगा तो फिर वो काफी आराम से वहां तक जा सकता है। इसीलिए जुआन फैसला करता है कि वो वहां पे उड़ते हुए जाएगा और रिसोर्स को ले आएगा ताकि वो जिन्युए की मदद कर सके और वो फिर से खड़ी हो जाए। वहीं पे जिन्युए उसे कहती है कि ये जगह तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही है, इसीलिए उन दोनों को घर पे ही रहना चाहिए और बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन डुआन फैसला कर चुका था कि वो रिसोर्स को लेके आएगा ताकि जिन्युए फिर से खड़ी हो सके। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि डुआन भाई ट्रिप पे जाने वाला था, लेकिन जिन्युए उसे मना कर रही थी और उसके ऊपर चिल्ला रही थी कि बाहर खतरा है। लेकिन डुआन उसे कहता है कि उसे बाहर जाना ही पड़ेगा, ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है और साथ ही में ये जिन्युए के भी लिए है कि वो जल्दी से जल्दी खड़ी हो सकती है। लेकिन जिन्युए आगे से कहती है कि तुम जो भी कह रहे हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बाहर जाना बहुत खतरनाक है, तुम नहीं जा सकते हो। लेकिन डुआन आगे से कहता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा और वो अपने पास से एक वॉकी टॉकी बाहर निकालता है और वो जिन्युए को देते हुए कहता है कि वो दोनों इसी से ही बातें करेंगे। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर मैं तुम्हें बताना भी चाहूँ कि मेरे और मेरी बॉडी के साथ क्या हुआ है तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए एक बार अगर तुम अपनी एबिलिटी को अवेकन कर लेती हो तो फिर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसे ही सारी चीजें तुम्हारे ऊपर नहीं डाल सकता हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं सारे रिस्क और खतरे को खुद के ऊपर आजमाऊंगा, जिसके बाद वो तुम्हारे पास पहुंचेंगे। फिर जब डुआन लिफ्ट से जा रहा था तब जिन्युए उसे कहती है कि वो अपनी पॉकेट चेक करे। डुआन जब अपनी पॉकेट चेक करता है तब वहाँ पे वो भाई हेयर पिन था और जैसा कि उन लोगों ने वादा किया था कि जब भी डुआन बाहर जाएगा तब उसे ये हेयर पिन ले जाना पड़ेगा और जब वो सही सलामत वापस आएगा तब ये हेयर पिन वो जिन्युए के बालों के ऊपर फिर से लगा देगा। इसके बाद डुआन उसे बताता है कि वो फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका है और वो बाहर जाने वाला है और वो 2 दिन बाद रात के पहले ही वापस आ जाएगा। इसके बाद डुआन
डुआन जब बाहर निकलता है तब मीटियोर रेन होने की वजह से पूरी सिटी बर्बाद हो चुकी थी, यानी कि वो जीते जीते हेल बनने वाला था अगले 2 दिनों के अंदर। और साथ ही में रिसोर्स एनर्जी की वजह से वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो भी उस तरफ जाने वाले थे। इसीलिए डुआन को 2 दिनों के अंदर ही सब कुछ सही सलामत ठीक करना होगा, नहीं तो ये पूरी जगह हेल में बदलने वाली है। उसी टाइम पे एक ज़ॉम्बी डुआन के ऊपर हमला करता है तो डुआन जल्दी से जंप करके पीछे हट जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी अभी भी कार के नीचे दबा हुआ था। उसी टाइम पे हम लोग सिटी के अंदर कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बीज को आसपास मार रहे थे, और एरिया को साफ करने के बाद वो लीडर जिया नाम की किसी लड़की को कॉल करके बताते हैं कि मीटियोर स्ट्राइक होने के बाद यहाँ पे ज़ॉम्बीज पहले के मुकाबले और भी ज्यादा अपीयर होने लगे हैं। लीडर जिया एक लेडी पुलिस ऑफिसर थी जो कि पूरे एरिया के ऊपर कमांड कर रही थी। हम लोग देखते हैं कि उनकी छोटी बहन या फिर सबऑर्डिनेट उनके पास आती है और उसे बताती है कि अंकल ली ने वेस्ट साइड के एरिया को क्लियर कर दिया है। जिया उसे कहती है कि उनसे कह दो कि वो वहीं पे रुके पेट्रोल करे तब तक जब तक सारे ज़ॉम्बीज खत्म नहीं हो जाते हैं। लेकिन वो लड़की जिया को बताती है कि कुछ कंपनी वाले हैं जो कि चिल्ला रहे हैं कि कब उन्हें बाहर जाने दिया जाएगा। हम लोग देखते हैं कि कंपनी वाले जो कि बॉस हुआंग थे वो भाई चिल्ला रहे थे कि उन्हें कब तक यहाँ पे रहने दिया जाएगा, उन्हें बाहर जाने क्यों नहीं दिया जाता। जिया आगे बढ़ती है और उसका कॉलर पकड़ के उसे घूरते हुए कहती है कि बाहर जाना एक सुसाइड की तरह होगा, अगर तुम यहाँ पे जिंदा रहना चाहते हो तो फिर मेरी बात सुनो, हम पुलिस ऑफिसर हैं, तुम्हारे बाप के कुत्ते नहीं। और बॉस हुआंग जिया की लाल वालों को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और पीछे हट जाता है। बेसिकली इसकी गंदी नजर थी जिया के ऊपर। इसके बाद जिया ली को कॉल लगाती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें पता चला सारे ज़ॉम्बीज अचानक से गायब क्यों हो गए। ली जिया को बताता है कि ये सब कुछ मीटियोर स्ट्राइक से लेना देना है और सभी ज़ॉम्बीज भागते हुए वहाँ पे जा रहे हैं और ली वहाँ पे नहीं जा सकता है क्योंकि वो जगह ज़ॉम्बी से भरी हुई है। इसीलिए जिया उन्हें वापस बुला लेती है ताकि किसी की भी जान न जाए। उसी टाइम पे हम लोग डुआन को देखते हैं जो कि भागते हुए ज़ॉम्बीज के पास जा रहा था और उसे भी पता चल जाता है अवेकन रिसोर्स की वजह से सभी ज़ॉम्बीज वहाँ पे जा रहे हैं और रास्ते के बीच में उसकी मुलाकात जितने भी ज़ॉम्बीज से होती है डुआन उन सभी को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। इसके बाद डुआन उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे मीटियोर गिरा था और वहाँ से एनर्जी भी बाहर निकल रही थी, इसीलिए सभी ज़ॉम्बीज वहाँ पे जा रहे थे और डुआन अपनी एजिलिटी के साथ 2 सेकंड में वहाँ पे पहुंच सकता था, लेकिन वो फैसला करता है कि सबसे पहले वो सिचुएशन को जायजा लेगा जिसके बाद वो एक्शन लेगा। इसीलिए डुआन कूदते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है और टेलीस्कोप निकाल के देखने लगता है कि वहाँ पे क्या क्या है। इसके बाद डुआन जब मीटियोर को देखता है तब वहाँ पे एक क्रिस्टल था जिसको रिसोर्स एनर्जी कहा गया है और डुआन ने अपनी पास्ट लाइफ में इसको कभी भी नहीं देखा था और उसी के पास डुआन को एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो कि भाई रिसोर्स को लेने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था। इसीलिए डुआन को ऐसा लगता है कि ये ज़ॉम्बी हल्का सा अजीब है। इसके बाद वो जल्दी से आगे बढ़ता है ताकि और कोई ज़ॉम्बी उसके ऊपर हाथ न मार ले और वो जल्दी से वहाँ पे पहुंच भी जाता है। इसके बाद डुआन भाला निकालता है और जल्दी से उस ज़ॉम्बी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन डुआन का भाला भाई एक ही झटके में टूट जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी सच में अजीब था। हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी के सर के ऊपर फूल आ जाते हैं और उसकी बॉडी पे अजीब से टैटू आ जाते हैं। इसके बाद वो ज़ॉम्बी पीछे मुड़ के डुआन से कहती है या तो यहीं पे खा लिए जाओ या तो दफा हो जाओ। डुआन जैसे ही उस ज़ॉम्बी की ब्लैक आईलैशेस और गोल्डन पीपल को देखता है तब उसे समझ में आ जाता है कि ये ज़ॉम्बी नेटिव टाइप का है और डुआन को याद आता है कि पिछली लाइफ के अंदर नेटिव टाइप के जितने भी ज़ॉम्बीज थे लोग उनसे डरा करते थे क्योंकि ये भाई एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं। जिसके बाद ज़ॉम्बी गर्ल आगे बढ़ती है और वो इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि डुआन उसे देख ही नहीं पाया था। ज़ॉम्बी गर्ल डुआन की स्टिक को पकड़ती है और भाई उसे उठा के पीछे फेंक देती है और जब डुआन नीचे की तरफ गिर रहा था तब उसी टाइम पे भाई बेलें बाहर निकलती हैं जो कि किसी तीर की तरह डुआन के सीने के अंदर घुसने वाली थी। डुआन जल्दी से अपनी नाइफ को बाहर निकालता है और उन बेलों को काट देता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये ज़ॉम्बी गर्ल सच में नेटिव टाइप की ज़ॉम्बी है क्योंकि इसके पास यूनिक टाइप की पावर है, पावर एट्रीब्यूट है और एजिलिटी भी है और ये लगातार अपनी पावर को बढ़ाते हुए जा रही है। और कुछ ज़ॉम्बीज होते हैं और मॉन्स्टर होते हैं जो कि यूनिक एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, लेकिन डुआन को समझ में नहीं आता है कि इतना खतरनाक कुछ इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। इसीलिए वो जल्दी से भाई वो एनर्जी सोर्स को लेके यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन वो भाई नेटिव टाइप की ज़ॉम्बी गर्ल उसे लेने ही नहीं दे रही थी। डुआन जल्दी से पीछे हटता है और बेलों को काट के अपने मन के अंदर सोचता है क्या उसे पता चल गया था कि मैं क्या करने वाला था। और जब वो सामने की तरफ उस ज़ॉम्बी गर्ल को देखती है तब वो आगे से मुस्कुरा रही थी। इससे डुआन को समझ में आ जाता है कि इसके पास भी सोचने समझने की शक्ति है। इसके बाद ज़ॉम्बी गर्ल फिर से डुआन के ऊपर बेलों से हमला करती है और वहाँ पे धमाका होता है, लेकिन जब सामने से हटता है धुआं तब डुआन बिल्कुल ठीक था। लेकिन डुआन को समझ में नहीं आता है कि ये इतने जल्दी कैसे अपीयर हो गया और उसे यकीन हो जाता है कि पास्ट लाइफ के वापस आने की वजह से फ्यूचर चेंज हो चुका है। डुआन देखता है कि भाई जो मीटियोर की एनर्जी थी वो बिल्कुल भाई अजीब थी और वो काफी यूनिक टाइप की थी क्योंकि वो जब भाई नेटिव बॉडी से कनेक्ट होती है तब उसकी कलर चेंज हो जाती है। इससे
इससे डुआन को याद आ जाता है कि एनर्जी रिसोर्स ने जानबूझ के एक खास तरह के ज़ॉम्बी को अवेकन किया है ताकि वो उसका गार्डियन बन सके, और ये ज़ॉम्बी गर्ल उसी की गार्डियन है जो कि एक नेटिव टाइप की ज़ॉम्बी है। इसके बाद ज़ॉम्बी गर्ल फिर से डुआन के ऊपर हमला करती है। डुआन वहाँ से भागते हुए मन के अंदर सोचता है कि अगर इसकी ड्यूटी उसकी रक्षा करनी है तो फिर ये रिसोर्स से ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती है। इसके बाद डुआन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बेले उस तक पहुंच जाती है और उसके ऊपर हमला करती है। इसे डुआन की बहन का जो लॉकेट था यानी कि हेयर पेन वो भाई वहीं पे गिर जाता है, लेकिन डुआन सक्सेसफुली वहाँ से बाहर निकल चुका था और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। वो ज़ॉम्बी गर्ल रिसोर्स से ज्यादा दूर नहीं जा सकती है और वहीं पे रुकी हुई थी। अगले सीन में हम लोग डुआन को पास ही के घर के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो घायल बैठा हुआ था और उसे समझ में आ जाता है कि अगर उसे रिसोर्स चाहिए तो फिर उसे गार्डियन को हराना ही पड़ेगा। इसके बाद डुआन अपने बैग से भाई ब्लड की बोतल बाहर निकालता है जो उसने मरे हुए लोगों से इकट्ठा किया था। जिसके अगले सीन में हम लोग एक बाइक को देखते हैं जिसको भाई डुआन चलाते हुए आ रहा था और उसके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज थे। इसके बाद डुआन बाइक की स्पीड को बढ़ाता है और पूरे रिसोर्स के ऊपर से उसे ले जाते हुए पीछे के ऊपर उस बोतल को बीच से काट देता है, जिससे सारा ब्लड जाके उस गार्डियन के ऊपर जाके गिरता है और डुआन उसे कहता है कि मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए कई सारे पार्टनर्स लेके आया हूँ। हम लोग देखते हैं कि वो ब्लड जैसे ही नीचे जाके ज़ॉम्बी गर्ल के ऊपर गिरता है तो फिर उसके ऊपर कई सारे ज़ॉम्बीज एक साथ हमला कर देते हैं। हम देखते हैं वो सभी ज़ॉम्बीज एक साथ ज़ॉम्बी गर्ल के ऊपर हमला करते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी गर्ल आगे से अपनी वेन्स को रिलीज करती है और एक ही बार में उन सभी ज़ॉम्बीज को मार गिराती है। डुआन दूर से ये सब कुछ देख रहा था और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इसकी ताकत सच में बेमिसाल है। जैसा कि मैंने सोचा था, मैं कभी भी ज़ॉम्बीज का इस्तेमाल करके इसे नहीं हरा सकता हूँ, लेकिन थका तो सकता हूँ ना। दरअसल डुआन का ये प्लान था कि वो सबसे पहले ज़ॉम्बी गर्ल को भाई थका देगा, जिसके बाद वो रिसोर्स के ऊपर हाथ मार के तुरंत वहाँ से खिसक लेगा। हम लोग देखते हैं ज़ॉम्बी गर्ल के सामने कई सारे ज़ॉम्बीज खड़े थे। इसके बाद वो सभी ज़ॉम्बीज एक तरफ आगे बढ़ रहे थे तो भाई ज़ॉम्बी गर्ल अपनी वेन का इस्तेमाल करती है और एक ही बार में सामने की तरफ जितने ज़ॉम्बीज खड़े थे उन सभी को मार देती है, लेकिन ज़ॉम्बीज कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो नीचे बढ़ के ज़ॉम्बी गर्ल को फिर से चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे काटने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद ज़ॉम्बी गर्ल अपनी वेन्स का इस्तेमाल करती है और वो ऊपर हवा में जाती है और वहीं पर से अपनी बेलों को रिलीज करते हुए उन सभी ज़ॉम्बीज के ऊपर से हमला करती है और उन सभी को मार देती है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी गर्ल अपनी बेलों को इकट्ठा करते हुए उन सभी बेलों को इकट्ठा करती है और उसे गोलाकार में ढाल देती है, जिसके अंदर वो ज़ॉम्बीज को पिचका के उन्हें मारने लगती है। हम लोग देखते हैं कि डुआन देख रहा था कि उसने कई सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया है, इसीलिए वो सोचता है कि उसे पास जाना चाहिए ताकि वो जल्दी से अपने कदम को आगे बढ़ा सके। जिसके बाद डुआन अपनी बाइक लेता है और ज़ॉम्बीज के साथ आगे बढ़ने लगता है। वो बाइक को राइड करते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ज़ॉम्बी गर्ल के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने दोबारा रिसोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर वो फिर से ताकतवर हो जाएगी। हम देखते हैं कि डुआन जब उसके पास पहुंचने ही वाला था उसी टाइम पे वहाँ पे एक ज़ॉम्बी डॉग आता है जो कि किसी ट्रक के साइज जितना बड़ा था और वो डायरेक्ट ज़ॉम्बी गर्ल के ऊपर हमला कर देता है। ज़ॉम्बी गर्ल अपनी वेन्स बेलों का इस्तेमाल करती है हमला करने के लिए, लेकिन ज़ॉम्बी डॉग के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हुआ था और वो अपने बड़े से पंजे का इस्तेमाल करके आसानी के साथ ज़ॉम्बी गर्ल को दबोच लेता है। डुआन वहाँ पे आता है और वो जैसे ही ज़ॉम्बी डॉग को देखता है तब ये समझ जाता है कि ये म्यूटेटेड बीस्ट है जो कि पूरी तरीके से इवॉल्व हो चुका है। जिसके बाद ज़ॉम्बी डॉग अपनी पावर का इस्तेमाल करके गर्ल को नोचने ही वाला था। उसी टाइम पे ज़ॉम्बी गर्ल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और वो वेन से उसके ऊपर हमला करके उसको पीछे पछाड़ देती है। जिसके बाद वो खड़ी होकर फिर से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बी डॉग आसानी के साथ उसको डॉज करता है और उसके ऊपर हमला करके उसको फिर से दबोच लेता है और इस बार ज़ॉम्बी डॉग सक्सेसफुली उसको नोच भी लेता है। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये डिवॉवर नाम का बीस्ट है जिसका ओरिजिन भेड़ियों से आता है और ये काम अभी मुसीबत खड़ी कर देगा। डुआन आगे बढ़ने के बारे में सोचता है लेकिन उसे कुछ समझ में आ जाता है, जिसके बाद वो ऊपर ही रुक जाता है और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी गर्ल अपने लास्ट अटैक को इस्तेमाल करती है और वो अपने वेन्स का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी डॉग के अंदर उन्हें गुस्सा देती है और वो एक ही बार में उसे मार गिराती है। दरअसल ज़ॉम्बी गर्ल ने ये प्लान किया था कि वो डुआन को उस ज़ॉम्बी डॉग के साथ मार देगी, लेकिन डुआन उसके चाल में नहीं फंसा। इसके बाद ज़ॉम्बी गर्ल फिर से खड़ी हो जाती है और वो पीछे मुड़ के डुआन से मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम जाल में नहीं फंसे, तुम चालाक हो गए हो घटिया इंसान। और वो फिर से डुआन से पूछती है क्या वो सच में लगता है कि डुआन उसे हरा सकता है। इस पे डुआन उससे कहता है कि ये सवाल मुझे पूछना चाहिए, हालत अभी तुम्हारी खराब है मेरी नहीं। जिसके बाद डुआन लड़ने के लिए फ्री हो जाता है और नीचे आ जाता है। उसी टाइम पे ज़ॉम्बी गर्ल उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन थकान की वजह से उसकी स्पीड धीरे हो गई थी, इसीलिए डुआन आसानी के साथ उसके
अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद ज़ॉम्बी गर्ल अपनी वेन्स का इस्तेमाल करती है और एक बार कई सारे वेन्स का करते हुए डुआन के ऊपर हमला करती है। डुआन इस बार अपनी आंखों से उन सभी अटैक्स को देख पा रहा था और उसे सेंसर्स की जरूरत नहीं थी, इसीलिए वो आसानी के साथ उन सभी को काटते हुए जा रहा था और वो उन सभी वेन्स को काट देता है। ज़ॉम्बी गर्ल डुआन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ी रही थी, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है। जिसके बाद ज़ॉम्बी गर्ल के अंदर से एनर्जी रिलीज होने लगती है। डुआन को समझ में आ जाता है कि ये अपनी हिडन मूव का इस्तेमाल करने वाली है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि भाई वो स्टोन है जो कि अपनी एनर्जी उसे दे रहा है। हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी गर्ल इवॉल्व होके एक पौधे में बदल जाती है और ये बिल्कुल हेल्स पैराडाइज के टेंशन का सीक्रेट यानी कि लास्ट मूव वाला मूव की तरह है, जो कि उन्हें एक पौधे में बदल देता है और ज़ॉम्बी गर्ल शायद से उसी का यूज कर रही है। इवॉल्व होने की वजह से ज़ॉम्बी गर्ल की पावर पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद वो डुआन के ऊपर हाथ धो के पीछे पड़ जाती है और उसके ऊपर हमला करने लगती है। डुआन वहाँ से भागते हुए सोचता है कि उसे अभी यहाँ से खिसकना पड़ेगा, नहीं तो वो मारा जा सकता है। लेकिन तभी गड्ढे के बाहर से भाई पेले निकलती है जो कि जुआन का रास्ता रोक रही थी। ज़ॉम्बी गर्ल उससे कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें दोबारा भागने दे सकती हूँ? इसके बाद ज़ॉम्बी गर्ल अपने लास्ट मूव का इस्तेमाल करती है और वो जमीन के जरिए डुआन के ऊपर एक जोरदार हमला करती है। लेकिन जैसे ही वो बेले डुआन को छूने वाली थी, वो अचानक से रुक जाती हैं और जब डुआन ज़ॉम्बी गर्ल की तरफ देखता है तब वो बेहद घायल हो चुकी थी। इसके बाद उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है और वो मुरझा के नीचे गिर जाती है। डुआन को याद आता है कि नेटिव टाइम के जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो लार्ज एनर्जी के ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रह सकते हैं, यानी कि अगर ज्यादा एनर्जी दी जाएगी तो वो पावरफुल होने की जगह पे थक जाएंगे और मारे जाएंगे। लेकिन ज़ॉम्बी गर्ल अभी भी हार नहीं मानी थी और वो डुआन के ऊपर फिर से हमला करती है, लेकिन डुआन आसानी के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उससे कहता है कि फालतू में तड़पना बंद कर दो। इसके बाद डुआन अपने मूव्स का इस्तेमाल करता है और वह सभी वेन्स को काटते हुए ज़ॉम्बी गर्ल के पास पहुंच जाता है और उसे आसानी के साथ ओवर पावर करने लगता है। इसके बाद डुआन ज़ॉम्बी गर्ल के पैरों को भी काट देता है, जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाती है। लेकिन वो हार नहीं मानी थी और वो फिर से डुआन के ऊपर हमला करती है, लेकिन डुआन इस बार भी आसानी के साथ उसकी वेन्स को काट देता है और उससे कहता है कि तड़पना बंद कर दो, अब मारी भी जाओ। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि हम दोनों के पास ही वो चीजें हैं जिनकी हम रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन एनिमी शक्तिशाली था, इसीलिए मैंने गलत कदम उठा लिया और इसी बात का पछतावा मुझे जिंदगी भर रहा है। लेकिन इन 20 सालों का पछतावा अब मैं दोबारा नहीं करूंगा और मैं उस चीज को पक्का रक्षा करूंगा जब तक एनिमी मर नहीं जाता है। इसके बाद डुआन ज़ॉम्बी गर्ल का गला काट देता है और उसे मार देता है। मैं बीच में कूद के कुछ कहना चाहता हूँ, तुम में से आधों को लगा होगा कि डुआन इसे टेम कर लेगा और अपने साथ रख लेगा, लेकिन भाई इस पूरी मानवा में जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ा है ये पूरी सीरियस चलती है, कोई भी जोक नहीं है, कोई भी कॉमेडी सीन नहीं है, ओनली एक्शन फैंटेसी एक्शन फैंटेसी। इसके बाद डुआन आगे बढ़ता है और एनर्जी रिसोर्स को अपने पास रख लेता है। जिसके बाद जब वो जा ही रहा था तभी हम लोग ज़ॉम्बी डॉग को देखते हैं जिसकी पेट से आवाज आने लगती है और जब डुआन वहां से जा ही रहा था तब उसकी धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं, जिससे डुआन का ध्यान उसकी तरफ जाता है। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उसका पेट फट जाता है और उसके अंदर से एक छोटा सा पपी बाहर निकलता है। हालांकि डुआन को अच्छे से पता था कि जब भी कोई चीज ज़ॉम्बी में बदल जाती है तब उनके पास बच्चे पैदा करने की एबिलिटी नहीं होती है। डुआन बताता है ज़ॉम्बी डॉग के पेट में जो बच्चा था वो ज़ॉम्बी डॉग पहले से ही एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि जो मदर थी वो अपने बच्चे को एनर्जी की तरह एब्जॉर्ब कर लेती, लेकिन उसकी मदर बच्चे को एनर्जी की तरह एब्जॉर्ब करने से पहले ही मारी गई। इसीलिए यह बच्चा अनफॉर्चुनेटली पैदा हो गया और उसने अपनी मदर की सारी पावर्स को इनहेरिट कर लिया है और ये सिचुएशन बहुत ज्यादा रेयर होती है और डुआन ने इसे पहले कभी भी नहीं देखा था, यानी कि इस दुनिया में पहली बार हो रहा था। और जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई भी जानवर आंखें खोल के सबसे पहले किसी को भी अपने सामने देखता है तो फिर वो उसको अपनी फैमिली ही मानेगा और उसे लॉयल रहेगा। इसीलिए डुआन काफी ज्यादा नर्वस हो रहा था कि कहीं डॉग उसे भाई धोखा ना दे दे, लेकिन वो डॉग आगे बढ़ता है और वो जुआन को चाट लेता है। इससे डुआन को यकीन हो जाता है कि अब ये उसी का हो चुका है और उसने सक्सेसफुली इस मॉन्स्टर को टीम कर लिया है। इसके बाद डुआन पपी को ऊपर उठा लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारा कलर गोल्डन है, इसीलिए मैं तुम्हें जिन्बो बुलाऊंगा और अब से जिन्बो भाई डुआन के साथ ही रहने वाला है। इसके बाद डुआन जिन्बो को भाई बैग में डाल देता है एनर्जी रिसोर्स के साथ और बैग लेके अपने घर की तरफ निकल जाता है क्योंकि अंधेरा होने में कुछ ही टाइम बाकी था। हम लोग देखते हैं कि जब डुआन उन दोनों को लेके जा रहा था तो एनर्जी रिसोर्स के अंदर से जो महक बाहर निकल रही थी उसे कई सारे ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट हो रहे थे और धीरे धीरे करके डुआन के एनर्जी सोर्स का ऑरा पूरी सिटी के अंदर फैल जाता है। डुआन जब आगे की तरफ बढ़ रहा था तब जमीन हिलने लगती है और डुआन पीछे हट जाता है और जमीन को चीरते हुए म्यूटेटेड रैट्स बाहर निकलते हैं, यानी कि ज़ॉम्बी चूहे, और वहाँ पे तादाद में बहुत ज्यादा चूहे थे जो कि एनर्जी रिसोर्स की वजह से डुआन के पीछे आए थे। जिसके बाद वो चूहे
चूहे डुआन के ऊपर हमला करने लगते हैं। डुआन उन्हें डॉज करते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सिचुएशन उसके एडवांटेज में बिल्कुल भी नहीं है। उसे तुरंत के तुरंत यहाँ से भाग के कोई छुपने की जगह देखनी पड़ेगी, नहीं तो वो खतरे में भी हो सकता है। इसके बाद डुआन को एक जगह दिख जाती है और वो भागने लगता है, लेकिन उसी टाइम पे जिया की जो टीम थी वो भाई डुआन को देख लेती है और वो अपनी चीजें करना शुरू कर देती है। जिया अपने मन के अंदर सोचती है क्या वो लड़का सच में इन सभी ज़ॉम्बीज़ के सामने टिक भी पाएगा, और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ये कौन हो सकता है। इसके बाद वो अपनी टीम से कहती है कि हर कोई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, कुछ मेहमान आने वाले हैं। डुआन भागते हुए उसी फैक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहा था जहाँ पे जिया की टीम रुकी हुई है। इसके बाद डुआन आगे बढ़ ही रहा था कि उसी टाइम पे चूहे उसके ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो चूहे जाली के अंदर फंस जाते हैं और डुआन सक्सेसफुली फैक्ट्री के गेट को पार करके अंदर आ जाता है। और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जुआन का जो एनर्जी रिसोर्स था वो भाई डिसअपेयर हो जाता है। इसके बाद डुआन अंदर आके एक जगह पे छुप जाता है, लेकिन वो यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता था क्योंकि इस रिसोर्स के होने की वजह से वो सभी उस तक पहुंच सकते थे। लेकिन जब डुआन अपने बैग को खोल के देखता है तब भाई रिसोर्स पहले से ही गायब हो चुका था। डुआन को ज्यादा टाइम नहीं लगता है ये समझने कि जिन्बो ने पहले ही उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चूहे डुआन के बारे में पता लगा लेते हैं और वो तोड़ते हुए उस जगह के ऊपर हमला कर देते हैं। इसके बाद वो चूहे डुआन को ढूंढ लेते हैं और उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। डुआन एवोल्यूशन ट्री की वजह से अपनी पावर्स को जरा सा भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था और देखते ही देखते उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसे यकीन हो जाता है कि वो यहीं पे मरने वाला है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जिन्बो जाग उठता है और वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिससे जो चूहा डुआन के ऊपर हमला करने वाला था उसको कुछ होता है और उसे करंट लग जाते हैं। इसके बाद वो सभी चूहे पीछे भाग जाते हैं, लेकिन अभी भी एक चूहा और कुछ ज़ॉम्बी बचे थे जो कि डुआन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जिन्बो जैसे ही ये देखता है तो फिर वो भागते हुए डुआन की तरफ जाने लगता है और उस चूहे के ऊपर एक जोरदार टक्कर मारता है, जिससे वो अटैक को तो ब्लॉक कर लेता है, लेकिन बाउंस की पावर की वजह से वो भाई बिल्डिंग से ही बाहर उड़ जाता है। उसी टाइम पे जिया अपने लोगों को लेके आ जाती है जो कि चूहों और ज़ॉम्बीज़ के ऊपर गन फायर करके उन्हें हरा देते हैं और वो सक्सेसफुली डुआन को रेस्क्यू कर लेते हैं। ली जिया से कहता है क्या ये सही होगा कि वो लोग किसी अजनबी को अपने शेल्टर के अंदर लेके जा रहे हैं, इसको किसी ज़ॉम्बी ने भी काटा हो सकता है। जिया आगे से कहती है लेकिन वो फिर भी किसी बाहर वाले को और किसी सर्वाइवर को यहाँ पे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, अगर ज़ॉम्बी ये बन जाएगा तो फिर बाद में देख लिया जाएगा। इसके बाद वो लोग सक्सेसफुली डुआन को बचा लेते हैं और उसे शेल्टर के अंदर ले आते हैं और जब डुआन को होश आता है तब जिया उससे कहती है कि बेड के ऊपर ही बैठे रहो, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं, तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो। लेकिन डुआन उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। तो फिर जिया अपनी गन बाहर निकाल लेती है और वो डुआन से कहती है कि हिलना नहीं, लेकिन डुआन अपनी स्पीड का जरिया दिखाता है और वो एक ही बार में जिया को पकड़ के नीचे दबा देता है और उसे कहता है कि इन खिलौनों के साथ तुम मुझे नहीं रोक सकोगी। यहाँ तक कि जिया ने सोचा था उससे ज्यादा डुआन शक्तिशाली था। उसी टाइम पे वहाँ पे बाकी सभी लोग आ जाते हैं और उनमें से एक बंदा डुआन के ऊपर फिर से गन तान देता है और उससे कहता है कि कोने में जाके खड़े हो जाओ और अपने हाथ ऊपर कर लो। हम लोग देखते हैं कि डुआन उन लोगों से पूछता है क्या तुम लोग मिलिट्री से हो, जिसपे जिया आगे से बताती है कि वो खुद के बारे में बताना भूल गई थी। वो लोग मार्शल पुलिस टीम से आते हैं और जिया उनकी लीडर है और इन्हीं लोगों ने ही डुआन को बचाया था। हम लोग देखते हैं हुआंग आगे से चिल्लाते हुए डुआन के खिलाफ कहता है कि उन लोगों ने उसे बचाया, जिसके बाद वो लोग लगातार 4 दिनों तक उसकी देखभाल करते हुए आ रहे हैं और इसी चक्कर में कई सारे ज़ॉम्बीज़ ने उनकी फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर लिया है और अब वो लोग बहुत ज्यादा बुरे हालात में आ चुके हैं। इसीलिए उन लोगों को जुआन को उनके सामने फेंक देना चाहिए एक चारे की तरह, ताकि वो लोग यहाँ से बच के भाग सकें। दरअसल इसको डुआन से जलन हो रही थी क्योंकि इसने अभी तक जिया को छुआ भी नहीं था, जबकि डुआन ने छू लिया है। हम लोग देखते हैं डुआन को जैसे ही पता चलता है कि वो पिछले 4 दिनों से यहाँ पे सो रहा, वहीं पे जिया और उसके टीम के लोग अपने मन के अंदर सोचते हैं क्या ये बंदा इंसान भी है, जिससे डुआन को समझ में आ जाता है कि उसकी बॉडी पहले से ताकतवर हो गई है। जिसके बाद वो आगे बढ़ के उस ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करके उसे मारने ही वाला था, लेकिन उसी टाइम पे उसे आगे से जिन्बो की आवाज आने लगती है, जिससे डुआन अपने पंच को रोक देता है। हमें पता चलता है कि ये सच में जिन्बो ही था जो कि साइज में थोड़ा सा बड़ा हो गया था और वो चाट के डुआन को ये यकीन दिलाता है कि वो जिन्बो ही है। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है ये इतना बड़ा कैसे हो गया, मैं तो इसे पहचान ही नहीं पाया, लेकिन इसके अलावा मैंने ग्रो अप जिन्बो के साथ अपनी पावर को मैचअप किया है, ऐसा लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ पहले से बढ़ गई है। इसके बाद वो वहाँ पे अपने स्टेटस को चेक करता है, लेकिन जब डुआन अपने पॉइंट्स को चेक करता है तब उसका स्टेटस बिल्कुल भी नहीं बदला था और ना ही उसके एट्रीब्यूट बदले थे और उसने जो नेटिव मॉन्स्टर को मारा था यानी कि ज़ॉम्बी गर्ल को, उसके भी पॉइंट्स गायब हो चुके थे। डुआन को अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं होता है, जिसके बाद वो उस जगह पे चला जाता है जहाँ पे एवोल्यूशन ट्री था और जब डुआन वहाँ पे जाता है तो एवोल्यूशन ट्री पहले से थोड़ा सा अलग हो
चुका था। बेसिकली वो हल्का सा खिल गया था। डुआन सिस्टम से पूछता है कि उसके पॉइंट गायब हो चुके हैं, क्या सिस्टम ने ऐसा कुछ किया है। इस पे सिस्टम उसे बताता है कि जुआन के जो पहले वाले जीन थे उनको जुआन ने भाई ब्रेक थ्रू कर दिया है, यानी कि नए जीन बनाए गए हैं जो कि जुआन के लिए और ज्यादा शक्तिशाली हैं। इसीलिए डुआन के जितने भी पॉइंट थे वो सभी गायब हो चुके थे और डुआन लेवल 3 पे होने के बावजूद भी वो पहले से और ज्यादा शक्तिशाली था। इसीलिए डुआन को और ज्यादा पॉइंट की जरूरत पड़ेगी अपने लेवल को मैक्सिमाइज करने के लिए। जिससे डुआन को याद आता है कि पिछली जिंदगी के अंदर हर किसी के जीन भाई एक लिमिटेड मात्रा तक ही आगे बढ़ सकते थे, यानी कि वो बैरियर के बाद आगे नहीं बढ़ सकते थे। एक एस रैंक का वॉरियर था जिसने फोर्सफुली अपने जीन को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की, लेकिन वो भाई मारा गया और इस चीज को भाई बैरियर कहा गया कि लोग अपनी लिमिट को पार नहीं कर सकते हैं और बैरियर उन्हें इवॉल्व होने से रोकता है, जिसको जीन जेन्युइन पीक कहा गया था। लेकिन डुआन के साथ ऐसा कोई भी सीन नहीं था। अगर उसके जीन अपनी लिमिट पे पहुंच जाते हैं तो फिर वो अपग्रेड हो जाएंगे और डुआन अपने लिमिट को पार करके लगातार इवॉल्व होता रहेगा। इसके बाद डुआन जिन्बो को अपने साथ फिर से उन लोगों के पास लेके जाता है। वो सभी लोग जिन्बो को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डुआन से कहते हैं कि वो इसे वापस क्यों लाया है। डुआन नीचे उतरता है और उन लोगों से बताता है डरो नहीं, ये मेरा पेट है। ये ओरिजिनली बहुत ज्यादा छोटा और प्यारा था, लेकिन हाल ही में इसने कई सारे ज़ॉम्बीज़ को खाया है, इसीलिए इतना ज्यादा बड़ा हो गया है। इसने सोचा कि तुम लोग मुझे चोट पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए इसने तुम लोगों के ऊपर हमला किया। हालांकि जिया और बाकी सभी को यकीन नहीं होता है कि जुआन इस तरह के मॉन्स्टर को एक पेट की तरह ट्रीट कर सकता है। जुआन उनसे कहता है कि ये एक्सप्लेन करना मुश्किल है, इसीलिए बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। डुआन उन लोगों से कहता है कि उससे पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हो रहे हैं, इसीलिए ये जगह तुम लोगों के लिए और ज्यादा सेफ नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। जिया आगे से बताती है कि वो लोग यहाँ से नहीं जा सकते हैं। कई सारे ज़ॉम्बीज़ ने शेल्टर को चारों तरफ से घेर लिया है, इसीलिए वो लोग यहाँ से बच के भी भाग नहीं सकते हैं और उनके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। डुआन उन लोगों को बताता है कि 40 किलोमीटर की दूरी पे एक नया मिलिट्री शेल्टर है, इसीलिए वो लोग जाके वहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन जिया कहती है कि वो लोग फिर भी वहाँ तक नहीं जा सकते हैं, ज़ॉम्बी रास्ते के बीच में आएंगे और वो लोग अकेले इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को नहीं संभाल सकते हैं। डुआन उनसे कहता है कि ये सिचुएशन उसकी वजह से खड़ी हुई है, इसीलिए वो जिम्मेदार है, इसीलिए वो उनके लिए मौका निकालेगा जब वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। जिया उसे कहती है कि तुम अकेले इन्हें नहीं संभाल सकते हो, हम तुम्हें कवर देंगे। लेकिन डुआन उसे कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं, इन सभी लोगों को तुम्हारे लीडरशिप की जरूरत होगी और वैसे भी मैं किसी अलग पर्सन को बचाना चाहता हूँ, इसीलिए हम एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद डुआन जिन्बो की तरफ बैठ जाता है और बाहर की तरफ चला जाता है। लिंगवेन आगे से कहती है क्या वो अकेला ठीक ठाक होगा, इस पे जिया आगे से कहती है कि वो उन सभी से शक्तिशाली है, इसीलिए वो लोग सिर्फ उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और जिया ने अभी तक डुआन का उसे नाम नहीं पूछा था, इसीलिए जब डुआन वापस आएगा तब वो उसे जरूर नाम पूछेगी। इसके बाद डुआन बाहर की तरफ चला जाता है और सामने की तरफ कई सारे ज़ॉम्बीज़ थे। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि अकेला निहत्था था, इन सभी ज़ॉम्बीज़ से लड़ना खतरनाक हो सकता है और वो भले ही ताकतवर है लेकिन फिर भी, इसीलिए वो पास ही के पड़े हुए एक पोल को बाहर निकाल लेता है और उससे फाइट करने का प्लान करता है। इसके बाद वो बचे कुछ ज़ॉम्बीज़ को भी अपनी तरफ ललचा लेता है और उन्हें एक तरफ ले जाने लगता है। जिया ये देख के काफी हैरान हो जाती है कि वो बौखला चुका है कि वो फालतू में ज़ॉम्बीज़ को बुला रहा है। खैर वो पीछे मुड़ के बाकी सभी लोगों से कहती है कि सामान बांध लो, हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ ओरिजिनल प्लान को फॉलो करने वाले थे, बाहर का कोई भी प्लान नहीं। इधर डुआन जिन्बो से कहता है कि वो अकेला इन सभी ज़ॉम्बीज़ से फाइट करेगा, क्योंकि उसे अपनी स्ट्रेंथ को चेक करना है, इसीलिए जिन्बो बीच में दखल नहीं देगा। जिसपे जिन्बो आगे से उदास होकर कहता है ठीक है भाई। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर ये सिचुएशन पास्ट लाइफ की होती तो फिर वो कभी भी अकेला इन सभी ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ जीत नहीं पाता, लेकिन अभी डुआन पिछली लाइफ से बहुत ज्यादा अलग है। इसके बाद डुआन अपने हाथों में भाई पुल को लेता है और फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद वहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है। डुआन अपने हाथों में लिए पोल का इस्तेमाल करता है और सामने की तरफ जितने भी ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे उन सभी की गलों को एक ही बार में काट देता है। जीन चेंज हो जाने की वजह से उसकी एजिलिटी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके बाद डुआन उस पोल का इस्तेमाल करके किसी ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करता है तो वो पूरी जमीन ही फट जाती है और साथ ही में उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी थी। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे एक तगड़ा ज़ॉम्बी आता है जो कि नॉर्मल्स के मुकाबले में काफी शक्तिशाली था। सिस्टम डुआन को बताता है कि ये बिगिनर लेवल का एफ ग्रेड का ज़ॉम्बी है। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये एफ ग्रेड का ज़ॉम्बी है, लेकिन इसके बावजूद ये नॉर्मल्स के मुकाबले में काफी ज्यादा शक्तिशाली है। डुआन उस पोल का इस्तेमाल करता है उस ज़ॉम्बी के गले को काटने के लिए, लेकिन उसका गला इतना ज्यादा सख्त था कि वो पोल ही टूट जाता है और ज़ॉम्बी को कुछ भी नहीं होता है। और डुआन फैसला करता है कि वो इस बार अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल
करेगा, न कि किसी टूल का। हम लोग देखते हैं कि जिया उसका वेट कर रही थी। लिंगवन उसे कहती है कि अगर वो लौट के नहीं आया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जिसपे जिया उसे कहती है कि वो लोग प्लान के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे और वो उसका इंतजार करेंगे। उसी टाइम पे हुआंग जिया से कहता है कि अगर वो लौट के नहीं आया तो फिर क्या हम लोग उसी का इस तरह से वेट करते रहेंगे, जिसपे जिया आगे से कहती है कि ओरिजिनल प्लान को ही फॉलो कियागा और फालतू लोग फालतू के सवाल ना पूछें। इसके बाद गुआंग आगे से चिल्लाने लगता है कि उसे डुआन को बचाना ही नहीं चाहिए था, अगर उसे वो ना बचाते तो फिर वो लोग इस सिचुएशन के अंदर फंसते ही नहीं और वो लोग यहाँ पे उसका फालतू में वेट कर रहे हैं और वो इसी तरह से चिल्लाते रहता है। जिया आगे बढ़ती है और वो ली से कहती है कि इस बेवकूफ का मुंह बंद करो, नहीं तो ये हमें मुसीबत में डाल देगा। लेकिन ली भी आगे बढ़ता है और वो कहता है कि हमें उसका वेट नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए और उसके पास इतनी ताकत है कि वो खुद आके शेल्टर में हमें ढूंढ सकता है और हमें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद ली जैसे ही ये कहता है तो फिर वहाँ पे शांति फैल जाती है। तो फिर जिया ली से कहती है कि वो डुआन को ढूंढने के लिए जा रही है, अगर वो अगले 30 मिनट में वापस नहीं आती है तो फिर ली टीम की लीड ले लेगा और वो यहाँ से निकल जाएगा। जिसपे ली आगे से आपत्ति जताता है तो फिर जिया आगे से कहती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती है और उसे लेने तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन उसी टाइम पे लिंगवेन कहती है जिया पीछे देखो। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी उनके पीछे आ चुका था उस बेवकूफ के चिल्लाने की वजह से और वो डायरेक्ट जिया के ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे वह डुआन आता है जो कि उस ज़ॉम्बी के ऊपर पंच मार के उसे पीछे फेंक देता है, जिससे वो सभी काफी खुश हो जाते हैं कि डुआन सही सलामत वापस आ गया। डुआन उन्हें बताता है कि वो रास्ते के बीच में बेफालतू की वजह से टकरा गया था, इसीलिए उसे आने में यहाँ पे टाइम हो गया। जिसपे जिया उसे कहती है कि माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए क्योंकि वो लोग पुलिस है, उन्हें खतरे में खुद को डालना चाहिए था, न कि डुआन ने। डुआन उनसे कहता है कि अगर उन्होंने उसे पहले न बचाया होता तो फिर वो पहले ही मारा जाता। डुआन लोगों से कहता है कि उसने सामने के सभी ज़ॉम्बीज़ को मार तो दिया है लेकिन खतरा अभी तक बना हुआ है, इसीलिए डुआन जिन्बो, जिसका नाम अब से हम लोग गोल्डी रख रहे हैं क्योंकि अब से यही दिखाई देगा, इसीलिए डुआन गोल्डी को उनके साथ जाने देगा ताकि वो खतरे को कम कर सके। जिया डुआन से पूछती है क्या वो नहीं आने वाला है, जिसमें डुआन आगे से बताता है कि उसे अपनी बहन को देखने जाना है इससे पहले कि देर हो जाए। इसके बाद वो सभी लोग गोल्डी के ऊपर बैठ जाते हैं और जाने की तैयारी करने लगते हैं। जिया डुआन से कहती है कि जब उसे उसकी बहन मिल जाए तो फिर वो डायरेक्ट शेल्टर के पास आ जाए। जिया को अभी भी डुआन से कई सारे सवाल पूछने थे। डुआन जिया को बताता है कि 7 घंटों के बाद एपोकलिप्स बंद हो जाएगा, जिसके बाद बहुत ज्यादा मात्रा में कई सारे अवेकनर्स अपनी एबिलिटी को अवेकन करेंगे और शायद से जिया उनमें से एक हो सकती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि डुआन पूरी स्पीड के साथ उस बिल्डिंग के पास जाता है, लेकिन जब वो बिल्डिंग के पास पहुंचता है तब बिल्डिंग पूरी तरीके से टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां से मिलिट्री गुजरी हो, जिससे डुआन को अपनी बहन की चिंता होने लगती है। हालांकि डुआन को मिलिट्री की कोई भी चिंता नहीं थी क्योंकि वो तो मदद करते हैं, लेकिन मिलिट्री की जगह पे यहाँ पे कुछ ऐसे कमीने होते हैं जो कि ज़ॉम्बी से भी ज्यादा कमीने और हद से ज्यादा डरावने होते हैं। उनके पास कोई भी मॉरल्स नहीं होते हैं और वो बहुत ज्यादा कमीने होते हैं, इसीलिए डुआन को उसकी चिंता हो रही थी। इसके बाद डुआन जब भागते हुए भाई कमरे के अंदर जाता है तब उसे पता चलता है कि कमरे की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जिन्वे वहाँ पे नहीं है, उसे उठा लिया गया है। इसके बाद डुआन को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से में ही कहता है कि जिसने भी डुआन की बहन को उठाया है अब उसकी डायरेक्ट अर्थी उठेगी। जिसके बाद हम लोग उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने जिन्वे को उठाया था। दरअसल इस लड़के के जो फादर थे यानी कि अंकल, वो बहुत ज्यादा मिलिट्री में हाई पोजीशन थे, यानी कि वो कमांडर थे मिलिट्री के, इसलिए इसको लगता है कि ये सारी जगह उसकी है। जिन्वे उसे कहती है कि उन्हें इस टाइम पे एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए ताकि वो ज़ॉम्बी से निपट सकें। लेकिन हुआंग आगे से कहता है कि ये समय है सभी को सबसे ज्यादा सेल्फिश होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। और हुआंग यहाँ पे सिचुएशन का फायदा उठाने वाला है खुद का नया एम्पायर बनाने के लिए। हालांकि वो लोग इन सभी बातों को सोच ही रहे थे कि उसी टाइम पे वहाँ पे भाई डुआन एंट्री मारता है। डुआन जैसे ही वहाँ पे एंट्री मारता है तो फिर हुआंग को लगता है कि ये उसके अंकल का भेजा हुआ मिलिट्री का कोई बंदा है, लेकिन जैसे ही जिन्वे उसे अपना भाई कहती है तो फिर डुआन एक्टिवेट हो जाता है और वो सबसे पहले एक बंदे को पकड़ के उसे ज़ॉम्बीज़ की तरफ फेंक देता है जो कि उसे खा जाते हैं। एक बंदा डुआन की तरफ गन से अटैक करने की कोशिश करता है तो फिर डुआन उसके ऊपर किक मार के उसको भी दूर फेंक देता है। इसके बाद डुआन फिर से भाई एकदम स्कैरी तरीके से यानी डरावने तरीके से जिन्वे से पूछता है क्या वो ठीक है। तो फिर हुआंग आगे से भाई अपनी नाइफ बाहर निकाल लेता है तो फिर डुआन उसके हाथ के ऊपर किक मार के उसके हाथ को भाई तोड़ देता है। जिसके बाद डुआन उसको कॉलर से उठा लेता है और हुआंग आगे से कहता रहता है क्या तुम जानते हो कि मेरे अंकल कौन है। जिसपे डुआन आगे से कहता है कि तुम्हारा नाम हुआन है और तुम मिलिट्री के एक कमांडर के भतीजे हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे अंदर कोई भी तमीज नहीं है और तुम मिलिट्री में गंदी चीजें करते हो। क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कहा। इसके बाद डुआन भाई उसको भाई ज़ॉम्बीज़ की तरफ लटका देता है जिससे नीचे की तरफ
तरफ ज़ॉम्बीज़ थे वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हुआंग आगे से डुआन से माफी मांगने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मैं गलत हूँ। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे भाई हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं जो कि गुआंग के अंकल ने भेजे थे। इस वजह से उसका एटीट्यूड फिर से चेंज हो जाता है और वो डुआन से कहता है कि तू मरने वाला है, जिसपे डुआन उसकी तरफ देखता है और उसको छोड़ देता है, जिससे वो नीचे ज़ॉम्बीज़ के पास जाके गिरता है और ज़ॉम्बीज़ उसको खाना शुरू कर देते हैं। हम लोग देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के बीच में कोई मिलिट्री का एक बंदा था जो कि कमांडर गुआंग को कॉल लगा के बताता है कि उनका भतीजा मारा गया है। तो फिर गुआंग आगे से कहता है कि उन सभी लोगों को मार दो। इसके बाद वो बंदा हेलीकॉप्टर से डुआन और उसकी बहन के ऊपर गोलियां शूट करने लगते हैं। डुआन जल्दी से जिनवे को उठाता है और भागते हुए किसी घर के अंदर आ जाता है। जिसके बाद वो जिनवे को वहीं पे बिठा देता है और उससे कहता है कि उनका टारगेट मैं हूँ, इसीलिए मैं उनको डिस्ट्रैक्ट करके आता हूँ, तब तक के लिए तुम यहीं पे बैठो। जिसके बाद डुआन जैसे ही बाहर निकलता है तो फिर वो सभी लोग उसके ऊपर गोलियां शूट करने लगते हैं और वहीं पे हम लोग जिनवे को देखते हैं और उसे फिर से बुरा लग रहा था कि वो डुआन के ऊपर फिर से बोझ बन गई है। हम लोग देखते हैं कि लोगों के पावर्स को अवेक होने में सिर्फ 30 मिनट बाकी थे। इसके बाद वो सभी लोग डुआन के ऊपर इसी तरह से भाई गोलियां बरसाते रहते हैं और डुआन इधर उधर अपनी जान बचाते भागते रहता है। इसके बाद डुआन एक दरवाजे को उठा लेता है और उसे एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे डुआन के ऊपर कई सारे ज़ॉम्बीज़ एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो फिर डुआन उसी दरवाजे का इस्तेमाल करता है और उसे पीछे की तरफ इतनी जोर से फेंकता है कि वो जितने भी ज़ॉम्बी से टकराता है वो सारे ज़ॉम्बीज़ एक ही बार में मारे जाते हैं। जिससे हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठे हुए लोग सोचते हैं क्या ये कोई इंसान भी है। उसी टाइम पे हम लोग उस मिलिट्री बंदे को देखते हैं जो कि उन लोगों से कहता है कि तुम उसके ऊपर अटैक करते रहो और मुझे यहीं पास में उतार दो। दरअसल ये जिनवे के पास जा रहा था उसको हॉटेस्ट की तरह इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे एक ज़ॉम्बी फिर से गुआन के ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन तभी उसी टाइम पे वो लोग हेलीकॉप्टर से गुआन के ऊपर गोलियां शूट करते हैं तो वो सभी उस ज़ॉम्बी को लगती हैं और उस ज़ॉम्बी के सीने के अंदर छेद हो जाते हैं और वो मारा जाता है। इसके बाद गुआंग फिर से वहाँ से भागते हुए अपने मन के अंदर सोचता है इनके पास हाई लेवल के वेपन्स हैं और कोई भी इंसान इनके सामने मुश्किल से ही टिक पाएगा। इसीलिए डुआन सोचता है कि उसे तुरंत यहाँ से खिसकना पड़ेगा, नहीं तो जिनवे भी इस अटैक के चक्कर में आ सकती है। और डुआन ये फैसला कर लेता है कि वो गुआंग नाम के किसी भी बंदे को जिंदा नहीं छोड़ेगा जिसने इन दोनों के ऊपर वो मिलिट्री वाला बंदा ऊपर से डुआन के ऊपर स्नाइपिंग करता है और वो डुआन का हेडशॉट लेने ही वाला था कि उसी टाइम पे डुआन स्पीड की मदद से हल्का सा खिसक जाता है और गोली उसके कंधे में जाके लगती है। यहाँ तक कि उस बंदे ने अपने लाइफ के करियर में कभी भी हेडशॉट मिस नहीं किया था और उसे यकीन नहीं होता है कि डुआन की रिएक्शन स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो गोली तक को अवॉइड कर गया। हम देखते हैं कि डुआन फिर से एक बिल्डिंग के अंदर छुप जाता है और वो बेहद घायल हो चुका था और उसी टाइम पे कई सारे ज़ॉम्बीज़ भी उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मुसीबत में एक और नई चीज थी, वो लोग डुआन के ऊपर भाई एक मिसाइल छोड़ देते हैं जो कि पूरी बिल्डिंग को उड़ा सकती थी। जिसके बाद वो मिसाइल वहां पे लगती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उन सभी को यकीन हो गया था कि डुआन मारा गया है, लेकिन उसी टाइम पे धुएं के अंदर से किसी की लाल आंखें जलती हैं और वो सभी लोग कॉकरोच की तरह सोचते हैं कि ये साला मरता क्यों नहीं है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे गोल्डी आ चुका था जिसने मिसाइल अटैक को ब्लॉक कर लिया था। डुआन उसे कहता है कि सही टाइम पे आने के लिए शुक्रिया, लेकिन समस्या ये थी कि डुआन हेलीकॉप्टर तक नहीं जा सकता था। गोल्डी जैसे ही ये बात सुनता है तो फिर वो भाई आगे से अपने पंख को बाहर निकालने लगता है। पता नहीं इस कमीने ने रास्ते के बीच में क्या खाया था कि इसके पंख भी आ गए। वो लोग देखते हैं कि वो लोग उनके ऊपर काउंटर अटैक करने वाले हैं, इसीलिए वो जल्दी से गन फायर करने लगते हैं। लेकिन गोल्डी के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता है और वो बिजली की रफ्तार से उड़ते हुए जाता है और एक हेलीकॉप्टर के ऊपर क्लॉ अटैक करके उसे भाई घायल कर देता है और देखते ही देखते वो हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम लोग उस मिलिट्री बंदे को देखते हैं और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो लोग यहाँ पे किसी ऐसे से फाइट करेंगे जिसके बाद यहाँ पे एक ऐसा मॉन्स्टर भी आ जाएगा जिसके ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं होगा। हम लोग दूसरे हेलीकॉप्टर के अंदर लोगों को देखते हैं जो कि डुआन को इधर उधर ढूंढ रहे थे। उसी टाइम पे डुआन उनके पीछे आता है और उनसे कहता है कि मुझे ढूंढ रहे हो, और वो सभी लोग मिलिट्री बंदे को बता देते हैं कि यहाँ पे मत आना। हम लोग देखते हैं मिलिट्री बंदा नीचे जाते हुए सोचता है कि पता नहीं हमने किस तरह के पर्सन को उंगली कर दी है। लेकिन उसी टाइम पे उसके कुछ लोग उसे बताते हैं कि उन्हें एक सर्वाइवर मिला है जो कि बिल्डिंग के अंदर है। वो दरअसल जिन्युवे थी और वो बंदा अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी तक ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। हम लोग देखते हैं कि उन दोनों ने दोनों हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और डुआन गोल्डी से कहता है कि चलो मैं तुमको अपनी बहन से मिलवाता हूँ। उसी टाइम पे वो बंदा डुआन के पास आता है और उसे कहता है कि जहाँ पे हो वहीं पे खड़े रहो, नहीं तो ये लड़की अभी की अभी मारी जाएगी। और उसने जिन्युवे के ऊपर भाई गोली तान रखी थी, वो भी स्नाइपर। फिर होना था क्या, डुआन को सरेंडर करना ही था और वो सरेंडर करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो गोल्डी से कहता है कि जब मैं मारा जाऊं तो फिर मेरी बहन को सही सलामत सही जगह पे छोड़ देना, जिसके लिए गोल्डी मान जाता है। इसके बाद डुआन धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो बंदा अपने लोगों से कहता है कि जैसे ही वो हल्का सा आगे बढ़े
है तो फिर जितने भी मिसाइल्स और बुलेट्स हैं सब उसके ऊपर शूट कर देना। और वो लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग मिसाइल्स डुआन के ऊपर छोड़ते हैं और वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है। उस बंदे को लगता है कि उसने मिशन कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब सामने से धुआं हटता है तब हम लोग देखते हैं कि डुआन की जगह पे गोल्डी था और गोल्डी घायल होके नीचे गिर जाता है। वो बंदा अपने मन के अंदर सोचता है कि ये कहाँ चला गया, जिसके बाद वो जिनवे को फिर से टारगेट कर लेता है। लेकिन उसी टाइम पे डुआन उसके पीछे से बाहर निकलता है और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे वो धड़ाम से उड़ते हुए पीछे जाके गिरता है। लेकिन वो बंदा अभी तक मरा नहीं था और वो सभी लोगों से कहता है कि हर कोई जल्दी से उस लड़की के ऊपर टारगेट करो और उसे शूट कर दो। डुआन जल्दी से आगे बढ़ता है और वो जिनवे को कवर कर लेता है, जिससे जितने भी मिसाइल्स और बुलेट थी वो सभी डुआन को जाके लगती हैं और वो दोनों पीछे जाके गिरते हैं। जिनवे को तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन डुआन की पीठ पूरी तरीके से खून से लथपथ हो चुकी थी और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जिनवे उसे कहती रहती है कि तुम अभी नहीं मर सकते हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। हम लोग देखते हैं कि वो बंदा फिर से खड़ा होता है और वो आगे से कहता है कि उसकी सारी पसलियां टूट चुकी हैं और उसने सोचा भी नहीं था कि उस बंदे के अंदर इतनी ज्यादा ताकत होगी जो कि उसके स्नाइपर गन को इतनी तरीके से बर्बाद कर देगा, और अगर उसने अपनी गन का यूज न किया होता तो फिर वो बीच से ही कट जाता। हम लोग देखते हैं कि जिनवे आगे से रोती रहती है, लेकिन डुआन को होश आता है और वो जिनवे से कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है और मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें फिर से बचा नहीं सका। जिनवे उसे कहती है कि मैं हूँ जो कि तुम्हें मुसीबत में डालती है, लेकिन डुआन आगे से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें दोबारा देख सकता हूँ, इससे मुझे खुशी हुई है और ये मेरे लिए किसी मौके की तरह है। फिर डुआन मरते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि वो हमेशा से जिनवे को खतरे में डालते हुए आया है और वो इस बार उसे अकेला छोड़ के जा रहा है। इसके बाद डुआन का हाथ नीचे गिरता है और वो दोबारा मारा जाता है और उसी टाइम पे एपोक्लिप्स खत्म हो जाता है और अवेकनेस का टाइम शुरू हो जाता है। इसी के साथ जिनवे की बॉडी से लाइट बाहर निकलने लगती है, यानी कि उसकी पावर्स अवेकन होने वाली थी। वो मिलिट्री का बंदा अपने मन के अंदर सोचता है कि वो इतने ज्यादा मिसाइल्स के हिट खाने के बावजूद भी बोल रहा था, वो पक्का कोई इंसान नहीं था। लेकिन उसी टाइम पे उसे दिखाई देता है कि ऊपर से स्नो गिर रही थी और नीचे से आइस क्रिस्टल्स बाहर निकलने लगे थे। हम लोग जिनवे को देखते हैं और उसकी बॉडी से भाई लाइट्स बाहर निकल रही थी और वो खड़ी हो जाती है अपने पैरों पे। जिसके बाद वो कहती है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। जिसके बाद वो अपनी आइस क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक करती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो माफ किया नहीं जा सकता है और इस बार मैं अपने भाई की रक्षा करूंगी। आइस क्रिस्टल्स बढ़ते हुए जाते हैं और उस बंदे के पैरों को जमा देते हैं। जिसके बाद वो धीरे धीरे करके उसे जमाने लगते हैं। वो बंदा अपने मन के अंदर सोचता है कि इसको क्या हो गया कि इसने अभी तक अपनी पावर्स को छुपा के रखा था और कोई भी इंसान आइस क्रिस्टल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि कोई सिस्टर यून से कहता है कि नीचे एक अजीब सा एनर्जी इरप्शन देखा गया है और ये पावर लेवल एस लेवल का है और इसको एब्सोल्यूट जीरो कहा गया है। हम लोग सिस्टर यून को देखते हैं जो कि आगे से कहती हैं कि एस लेवल का अवेकनर पहले ही हो गया, ये तो काफी अच्छी न्यूज है। जिसके साथ हम लोग एक छोटी बच्ची को भी देखते हैं जो कि गाजर खा रही थी। जिसके बाद सिस्टर यून आगे से कहती हैं कि वो नीचे जाके देखेंगे कि किसने प्रिमोर्डियल को सील कर दिया है अपनी आइस के साथ। इसके बाद हम लोग गुआंग कमांडर को देखते हैं जिसने भाई उस बंदे को ऑर्डर दिया था डुआन और जिनवे को मारने का, और उसी के साथ हम लोग कमांडर लू यांग को भी देखते हैं और ये एक अच्छा इंसान है जो कि मिलिट्री से लोगों की मदद करता है और ये दोनों भाई दोस्त हैं या फिर दुश्मन हैं जो भी हैं, लेकिन इनकी एक में नहीं बनती है। और वहीं पे कमांडर गुआंग कुछ लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ताकि वो उनकी एनर्जी को बढ़ा सके। उसी टाइम पे उनका बंदा उन्हें बताता है कि जिन लोगों को डुआन और जिनवे को मारने के लिए भेजा गया था उनके साथ कनेक्शन टूट गया है। इसके बाद कमांडर गुआंग वहां से जाते हुए कहता है ओल्ड लू तुम हार चुके हो, इसीलिए कि हम लोग इस गेम को यहीं पे खत्म करते हैं और अच्छा यही होगा कि तुम मिलिट्री की पावर को लोगों को शेल्टर देने में ना यूज करो और उसे मेरे हवाले कर दो। इसके साथ हम दोनों मिलकर इन सभी ज़ॉम्बी से छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद गुआंग वहां से निकल जाता है और कमांडर लू अपने मन के अंदर सोचते हैं कि उनका मिशन सिविलियंस को रक्षा देना है, अगर सिविलियन से नहीं बचेंगे तो फिर सिटी के होने का फायदा क्या है। और वो अपनी साउ से कहता है लिटिल साउ मैं पहले से ही बूढ़ा हो चुका हूँ, शायद से तुम्हें ही नया लीडर बनना पड़ेगा जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन साउ उसे कहता है कि वो अभी भी काफी हेल्दी है और जवान है, इसीलिए उसे अभी भी उनकी लीडरशिप की जरूरत है और वो लोग उसे रिटायर नहीं होने देंगे। इसपे कमांडर लव आगे से हंसते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छा है, मैं अभी भी तुम्हें टेस्ट कर रहा था लेकिन तुम पास हो गए, इसीलिए जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं सिविलियन को बचाने वाले मिशन को कैरी ऑन रखूंगा। इसीलिए तुम जाके गुआन को चेक करो कि वो फोन पे किस बारे में बात कर रहा था। जिसके बाद हम लोग सिस्टर यून को देखते हैं। गाजर खाने वाली लड़की उनसे कहती है कि उसने लैंड करने की जगह ढूंढ ली है, जिस पर यून उनसे कहती है ठीक है लैंड करा दो। जिसके बाद वो दरवाजा खोल के जब नीचे देखती है तब वो पूरी जमीन और पूरी सिटी भाई जम गई थी। यून कहती है कि इसकी योग्यता सच में कमाल की है। जिसके बाद वो स्लाइड मारते हुए नीचे उतर आती है और जहाँ पे जाके
के उसे जिन्नुए मिल जाती है जो कि डुआन के बगल में लेटी हुई थी। युन को समझ में आ जाता है कि जिन्नुए के अटैक होने के बावजूद उसने तुरंत अपनी पावर को रिलीज किया था, इसीलिए वो इतना ज्यादा थक चुकी है और सो चुकी है। हम लोग देखते हैं कि वो मिलिट्री वाला बंदा आइस के बीच में दब चुका था और बेशक जिन्नुए ने ही ऐसा किया था। उसी टाइम पे वो गाजर वाली लड़की अपने गाजर रोबोट को वहाँ पे भेजती है कि ये 12 वॉरियर्स में से 4th नंबर पे आती है, यानी कि ये चौथी स्ट्रॉन्गेस्ट एस लेवल की वॉरियर होने वाली है। गाजर रोबोट आगे से कहता है कि उसने जिन्नुए को चेक किया है और ये एब्सोल्यूट जीरो की असली ओनर नहीं है, इसीलिए उन लोगों को अगली लोकेशन पे जाके चेक करना चाहिए। युन आगे से कहती है कि ये भी एस लेवल की एक वॉरियर है, तो फिर इसका जरूर प्रीमोर्डियल सेट के साथ कुछ ना कुछ लेना देना होगा, इसीलिए चल के इसे हम अपने पास रख लेते हैं और बाद में इसे डिसाइड करने देंगे कि इसे आगे क्या करना है। और हम लोग एब्सोल्यूट जीरो को अगली लोकेशन पे जाके ढूंढते हैं, जिसके बाद वो दोनों भाई डुआन को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। कितने भरोसे वाले हैं, वो बंदा मर रहा है उसके बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन हम लोग डुआन को देखते हैं और उसके ऊपर लाइट आके गिरती है और उसके सीने के अंदर से एवोल्यूशन ट्री बाहर निकलता है। इसके बाद सिस्टम हमें बताता है कि एवोल्यूशन शुरू हुआ है और गॉड अपने प्लान को फिर से लिख रहा है, जिसके बाद एक बहुत ही कमाल की चीज होती है, एवोल्यूशन ट्री अपनी बेलों को फैलाने लगता है जो कि भाई जिन्नुए की आइस से टकराती है, जिसके बाद वो पूरी तरीके से पूरी सिटी में फैलने लगती है और वो जिन भी ज़ॉम्बी से टकराती है वो उनकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करने लगती है। इसके बाद एवोल्यूशन ट्री इसी तरह से हर किसी चीज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहता है और वो सारी बेलें डायरेक्ट डुआन के दिल से जुड़ी हुई थी और देखते ही देखते डुआन का दिल फिर से धड़कने लगता है। जिसके अगले सीन में हम लोग कमांडर लू को देखते हैं और उसके पास साओ भागते हुए आता है और उसको डुआन और उसकी बहन के बारे में बताता है कि कमांडर गुआंग ने इसे मरवाने के लिए भेजा था, लेकिन इसने उल्टा उन्हीं के सब लोगों को मार दिया, लेकिन आखिर में ये डेडली ब्लो से मारा गया। लेकिन तभी कमांडर लॉ को दिखाई देता है कि कोई बंदा वहाँ पे था जो कि किसी को लेके जा रहा था, वो सदर में सिस्टर यून थी। लेकिन इसके बाद कमांडर लो सॉ को वहाँ पे भेजता है और कहता है कि जाओ उस जगह को अच्छे से चेक करो और खासकर उस लड़की की बॉडी को चेक करना, उसके साथ कई सारी जड़ें जुड़ी हुई हैं जो कि आइस और हर किसी चीज से कनेक्टेड हैं। कमांडर लू अपने मन के अंदर सोचते हैं गुआंग की पावर फोर्स लगातार बढ़ती हुए जा रही है और उनकी पावर अभी तक लिमिटेड है, इसीलिए इस दुनिया को एक हीरो की तो जरूरत है ही है। जिसके बाद हम डुआन को देखते हैं और उसकी बॉडी से जितनी भी जड़ें जुड़े हुई थी वो सभी ज़ॉम्बी से अलग हो जाती हैं और वापस डुआन के पास आ जाते हैं। इसके बाद एवोल्यूशन ट्री एक्टिवेट होता है और हम लोग देखते हैं कि उसने अकेले ही बिना डुआन की मदद से सभी ज़ॉम्बीज को मार के 999 पॉइंट्स को इकट्ठा कर लिया था, जिसके बाद वो अपने आप ही हर तरह की चीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं और यही गॉड का प्लान था जो कि पूरा हो चुका है। फिर डुआन को भी होश आ जाता है और वो जैसे ही उठ के बैठता है तो फिर उसे आसपास सिर्फ बर्फ ही दिखाई देती है और उसे ऐसा लगता है कि ये जिन्नुए की वजह से हुआ है। इसके बाद वो जिन युवे को इधर उधर ढूंढने लगता है लेकिन वो उसको मिलती ही नहीं है। इसके बाद वो गोल्डी को भी बुलाता है लेकिन तभी वो उसे नहीं मिलता है और उसे ये सब लगने लगता है कि एवोल्यूशन ट्री की वजह से ये सभी बर्फ यहाँ पे आई है। इसके बाद डुआन को फिर से एवोल्यूशन ट्री के पैलेस के अंदर टेलीपोर्ट कर लिया जाता है। डुआन सिस्टम से पूछता है कि यहाँ पे ये सब कुछ क्या हो रहा है और उसकी सारी चोटें और वो फिर से जिंदा क्यों हो गया है। जिसपे सामने की तरफ जो मूर्ति थी जिसके हाथों में एवोल्यूशन ट्री था वो डुआन को बताती है कि डुआन के पास ये आखिरी मौका है और गॉड ने उसे एक और प्लान दिया है, इसीलिए उसे दोबारा रिवाइव किया गया है और साथ ही में उसने एक नई एबिलिटी को अवेकन किया है। फिर जब डुआन अपने स्टेटस को चेक करता है तब उसकी सारी स्ट्रेंथ बढ़ के 6 हो गई थी और साथ ही में उसकी मेंटल स्पीड भी बढ़ चुकी थी, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए 10,000 पॉइंट की जरूरत थी। डुआन को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसकी स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले बढ़ कैसे गई है, लेकिन उसे एक बात जरूर समझ में आ जाती है कि उसके पास अब ये आखिरी मौका है। इसके बाद एवोल्यूशन ट्री उसे मौका नहीं देगा। सिस्टम डुआन से पूछता है कि उसकी सारी स्ट्रेंथ को मिला के उसे ई लेवल का वॉरियर बना दिया गया है और क्या वो अपनी एबिलिटी को देखना चाहता है। डुआन सोचता है उसके पास पास्ट लाइफ में ये ऑप्शन नहीं था लेकिन इसमें तो है। इसके बाद डुआन अपनी एबिलिटी को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि उसकी एबिलिटी एब्जॉर्ब एबिलिटी है। यहाँ तक कि डुआन ने अपनी पास्ट लाइफ के अंदर भी इस तरह की एबिलिटी के बारे में नहीं सुना था, ये बिल्कुल नई टाइप की एबिलिटी थी। वहीं पे डुआन को पता चलता है कि ये एबिलिटी भाई उसके स्ट्रेंथ के ऊपर निर्धारित रहेगी। अगर वो एस लेवल का वॉरियर बन जाता है तो फिर उसकी एबिलिटी भी एस लेवल की हो जाएगी और एबिलिटी की मदद से डुआन का लेवल कभी भी बढ़ सकता है। ये भाई स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अवेकनर्स का फर्स्ट बैच जो कि अवेकन होगा उनकी एबिलिटी एस लेवल की होगी, लेकिन
उसी टाइम पे डुआन को याद आता है कि फर्स्ट बैच के अंदर तो जिन्युए भी आती है जिंदा हो, क्योंकि उसकी लाश आसपास नहीं मिली थी और उसकी एबिलिटी ऐसी हो। इसके बाद डुआन एवोल्यूशन ट्री से बाहर निकल जाता है और उसके हाथों में हम लोग जिन्युए की हेयर पिन को देखते हैं और उसे इतना तो पक्का पता था कि ये सब कुछ मिलिट्री से लेना देना है, इसलिए शायद डुआन उसे वहाँ पे ढूंढ सकता है। जिसके बाद वो उस बंदे के पास जाता है जिसको जिन्युए ने पहले ही जमा के मार दिया था। इसके बाद डुआन उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ा देता है और फैसला कर लेता है कि वो गुआंग नाम के बंदे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसी टाइम पे हम लोग सौ को देखते हैं जो कि किसी काम से बाहर की तरफ जा रहा था और हम लोग उसी के पीछे गुआंग और उसके बंदे को देखते हैं और इन्हें पता चल चुका था कि सौ इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इसीलिए गुआंग आगे से कहता है कि वो बाहर जा रहा है और जो कोई भी बाहर जाता है उसके लौटने के आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, इसीलिए अब सौ की जिंदगी खतरे में थी। जिसके बाद हम लोग डुआन को देखते हैं जो कि घर के अंदर शावर ले रहा था और उसका प्लान बिल्कुल इस हिसाब से था कि उसे मिलिट्री के अंदर जाना है जहाँ पे वो सबसे पहले जिया और बाकी सभी लोगों से मिलेगा और शेल्टर के अंदर वो जिन्युए को ढूंढने की कोशिश करेगा एक रिफ्यूजी के तौर पे। अगर उसका अपोनेंट सच में मिलिट्री होती है तो फिर वो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेगा और प्लान के हिसाब से चलेगा, क्योंकि गॉड ने उसे सिर्फ एक ही मौका दिया है और वो दोबारा फेल नहीं हो सकता है। जिसकी अगली सुबह हम लोग डुआन के हाथों में जिन्युए की फोटो देखते हैं और उसने उसकी हेयर पिन को एक लॉकेट की तरह गले में पहन लिया था और यहीं से डुआन का नया सफर शुरू होता है कि उसे जिन्युए को ढूंढ के बाहर निकालना है। जिसके बाद हम लोग डुआन को देखते हैं जो कि रास्ते के बीच में चलते हुए जा रहा था, तो सामने की तरफ जितने भी ज़ॉम्बीज आते हैं वो उन सभी को मारते जाता है और अपनी एब्जॉर्ब एबिलिटी को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार फेल हो जा रही थी। डुआन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पे गलती कर रहा है, लेकिन उसी टाइम पे उसके सामने एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी आता है जो कि F लेवल का था और साथ ही में ये अवेकन भी था। जिसके बाद वो डुआन के ऊपर एक जोरदार हमला करता है तो वो जमीन ही छिटक जाती है। डुआन तुरंत पीछे हटता है और उसे समझ में आ जाता है कि इसकी बॉडी का स्कैनर लाल है और इसीलिए इसकी एबिलिटी बजर्क होनी चाहिए, यानी कि गुस्से में बौखला जाना और ताकत का बढ़ जाना। इसके बाद वो ज़ॉम्बी फिर से डुआन के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन डुआन उसके पंच को आसानी से साथ ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद डुआन उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा ताकत है। जिसके बाद वो बंद जंप करता है और उस ज़ॉम्बी के मुंह के ऊपर एक जोरदार किक मारता है, इससे वो ज़ॉम्बी पीछे की तरफ उड़ते हुए जाता है और डुआन वहीं पे फ्लिप मार के जल्दी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसको नीचे दबा लेता है। इसके बाद डुआन सोचता है कि फिर से एब्जॉर्ब एबिलिटी का इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद डुआन वहाँ पे अपनी एबिलिटी को रिलीज करता है और वो इस बार सक्सेसफुली काम कर रही थी, जिससे डुआन को समझ में आ जाता है कि उसने अभी पीछे जितने भी ज़ॉम्बीज के ऊपर इसको अप्लाई किया था वो सभी अनअवेकन थे, लेकिन ये वाला अवेकन है और शायद से एबिलिटी सिर्फ उन्हीं ज़ॉम्बीज के ऊपर काम करती है जिनकी एबिलिटी अवेकन होती है। इसके बाद डुआन उस ज़ॉम्बी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर ऊपर की तरफ दो लाइटें जाती हैं, लाल और हरी। इसके बाद वो नीचे आके जुआन के ऊपर गिरती हैं तो फिर जुआन को काफी जोरों से दर्द होता है। इसके बाद डुआन को समझ में नहीं आता है कि अब उसे क्या करना चाहिए और तभी सिस्टम उसे बताता है कि अब जाके तुम चेक कर सकते हो कि तुमने कैसी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। जिसके बाद सिस्टम के ऊपर सबसे पहले लिखी हुई थी ग्रीन एनर्जी, जो कि टारगेट की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करता है और वो ओनर की बॉडी को मदद करता है उसकी चोटों को हील करने में। गोल्डन एनर्जी डुआन के जेनेटिक्स को ठीक करने और उसे दोबारा बनाने में मदद करती है, जो कि एवोल्यूशन ट्री अपने हिसाब से कर लेगा। लेकिन वहाँ पे रेड एनर्जी थी जो कि डुआन को समझ में नहीं आती है क्योंकि वो बजर्क एबिलिटी से रिलेटेड थी और डुआन इसको चेक कर सकता है ऐसा सिस्टम में लिखा था। डुआन भी अपने मन के अंदर सोचता है ग्रीन और गोल्डन को तो समझना आसान है, लेकिन ये लाल वाला इसमें कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद डुआन जब एबिलिटी को चेक करता है तब सबसे पहले तो भाई एब्जॉर्ब एबिलिटी थी, लेकिन उसके बाद नीचे की तरफ बजर एबिलिटी भी थी जो कि डुआन के पास एक ही बार थी और उसमें नीचे लिखा हुआ था कि डुआन को इसको 9 बार यानी कि 100 बार एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, जिसके बाद वो बजर एबिलिटी को एक्टिवेट कर सकता है। डुआन को याद आता है कि उसकी पिछली लाइफ में कई सारे लोग थे जो कि एक के साथ 2 एबिलिटीज को अवेकन कर लेते थे और उनका यूज करते थे, लेकिन डुआन ने कभी भी ये नहीं सुना था कि किसी एक बंदे के पास 2 से ज्यादा एबिलिटीज होती हैं जो कि उन्हें कंट्रोल कर सकता है। जिसका मतलब ये था कि अब डुआन एक राक्षस बनने वाला था। अगर उसके पास लिमिटेड मात्रा में एनर्जी फ्रेगमेंट होते हैं तो फिर वो जितनी चाहे उतनी एबिलिटीज को गेन कर सकता था और बेशक इतनी सारी एबिलिटीज को गेन करने के बाद वो बिल्कुल किसी से नहीं हारने वाला था। लेकिन उसी टाइम में जमीन हिलना शुरू हो जाती है। हम देखते हैं जमीन को चीरते हुए एक लिजार्ड मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो कि दिखने में साला किसी डायनासोर से कम नहीं लग रहा था। डुआन भी यही सोचता है साइज तो काफी बड़ा है, अगर भिड़ा तो पक्का मारा जाऊंगा। लेकिन उसी टाइम पे डुआन को फिर से महसूस होता है कि एक और ताकतवर एनर्जी उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे गोल्डी आ जाता है और डुआन गोल्डी को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद यहाँ पे फिर से मैच शुरू होने वाला था गोल्डी और लिजार्ड मॉन्स्टर के बीच में, जो कि उससे 3 गुना ज्यादा साइज
में बड़ा है। फिर डुआन लिजार्ड मॉन्स्टर का खेल खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन गोल्डी उसको रोक लेता है। डुआन उससे पूछता है क्या तुमको फाइट करनी है, लेकिन वो साइज में कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है। इस पे गोल्डी आगे से कहता है डरते क्यों हो भाई, मैं संभाल लूंगा। उसी टाइम पे लिजार्ड मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और उनसे कहता है क्या मैं यहाँ पे नौटंकी देखने आया हूँ। डुआन गोल्डी से कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही मचल रहा है, चलो मैं इसको तुम्हारे हवाले छोड़ देता हूँ। इसके बाद गोल्डी आगे बढ़ता है और वह अपनी शेप को चेंज कर लेता है और फिर से डरावना हो जाता है। जब तक ये डुआन के पास रहता है तब तक ये प्यारा है, उसके बाद ये शिलाजीत बन जाता है। गोल्डी आगे बढ़ता है और लिजार्ड मॉन्स्टर को देख के एक बहुत जोर की दहाड़ मारता है। डुआन को समझ में आ जाता है कि गोल्डी ने भी एक नई एबिलिटी को अवेकन किया है। इसके बाद गोल्डी आगे बढ़ता है और डायरेक्ट लिजार्ड मॉन्स्टर के साथ भिड़ जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल बुलडोजर की तरह कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन गोल्डी आगे बढ़ता है और जल्दी से लिजार्ड मॉन्स्टर को काट लेता है। लेकिन लिजार्ड मॉन्स्टर अपने साइज और पावर का इस्तेमाल करके गोल्डी को ऊपर हवा में फेंक देता है, लेकिन गोल्डी के पास उड़ने के लिए पंख थे, इसीलिए वो उड़ते हुए फिर से नीचे की तरफ आता है और जल्दी से लिजार्ड मॉन्स्टर के ऊपर अपने क्लॉ से अटैक करता है। लेकिन लिजार्ड मॉन्स्टर की स्किन काफी सख्त थी, इसीलिए उसके ऊपर क्लॉ का ज्यादा असर नहीं होता है। इसके बाद वो भी अपनी पूंछ का इस्तेमाल बिल्कुल किसी भाले की तरह करता है और वो गोल्डी के ऊपर हमला करते रहता है, लेकिन गोल्डी पंखों का जलवा दिखाते हुए उन्हें डॉज करते रहता है। लेकिन गोल्डी बाबू जल्दी से आगे बढ़ते हैं और वो अपने दांतों का इस्तेमाल करके उस बेचारे की पूंछ को काट लेते हैं, जिसके बाद वो अपने पंजे का इस्तेमाल करके उसे नीचे दबाते हैं तो वो पूंछ उखड़ जाती है, जिससे लिजार्ड मॉन्स्टर को काफी तेज दर्द होता है और वो चीखते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन गोल्डी बाबू फिर से अपने पंजे का इस्तेमाल करते हैं और उसके सर को नीचे दबा लेते हैं। इसके बाद गोल्डी की बॉडी से भाई गोल्डन कलर की एनर्जी रिलीज होने लगती है, शायद से ये आग है, और देखते ही देखते गोल्डी बाबू का साइज भी पहले से और ज्यादा बड़ा हो जाता है और उन्होंने लिजार्ड मॉन्स्टर को दोनों पंजों से दबा के रखा था। इसके बाद गोल्डी बाबू अपने मुंह को ऊपर की तरफ करते हैं और अपने मुंह के अंदर एनर्जी को इकट्ठा करने लगते हैं। एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद वो उसको लिजार्ड की तरफ मोड़ते हैं और उसके ऊपर एनर्जी बीम से एक फायर करते हैं, जिससे वहाँ पे आग का बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरा इलाका हिल जाता है, जिससे डुआन हैरान हो जाता है और कहता है गोल्डी बाबू आपके पास तो डबल एवोल्यूशन है। इसके बाद सामने से जब धुआं हटता है तब हम लोग देखते हैं कि गोल्डी ने लिजार्ड मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ा दिए थे और उसके अंदर से उसके कोर को भी बाहर निकाल लेता है। डुआन हमें गोल्डी की पावर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि गोल्डी के पास डबल एवोल्यूशन है। पहली है ट्रांसफॉर्म, यानी कि वो अपने साइज को बड़ा छोटा कर सकता है, और दूसरा है फायर वर्क, यानी कि उसने जो भी आग का एक बहुत बड़ा धमाका किया। और शायद से गोल्डी को ये सारी एबिलिटीज आइस और फायर वर्क के बीच में मिली होंगी जब वहाँ पे फाइट चल रही थी, और गोल्डी इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था कि वो अकेले सभी को हरा सकता है। इसके बाद गोल्डी बाबू आगे बढ़ते हैं और वो कोर को बाहर निकाल के उसे खा जाते हैं। डुआन उसे शाबाशी देता है और उसे कहता है कि तुम्हारे डबल एवोल्यूशन की वजह से तुम ताकतवर के साथ साथ अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके फिर से एक छोटे से पपी बन सकते हो। इस पे गोल्डी बाबू आगे से हाँ कहते हैं, जिसके बाद वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके फिर से छोटा सा पपी बन जाता है, जो कि दिखने में काफी क्यूट था। डुआन उसे कहता है कि वाओ तुम तो फिर से पपी बन गए, लेकिन तुम्हारे ये पंख थोड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, पपी के पास पंख नहीं होते हैं। तो फिर गोल्डी बाबू फिर से अपनी एबिलिटी का यूज करते हैं और अपने पंखों को छुपा लेते हैं। उसी टाइम भी डुआन को आसपास के इलाके से धमाकों की आवाजें आने लगती हैं। दरअसल उसकी एबिलिटी के ज्यादा अवेकन और रेवोल्यूशन की वजह से उसकी जो स्काउट एबिलिटी थी वो पहले से बढ़ चुकी थी, इसीलिए वो आसपास के एरिया के अंदर कुछ भी हो रहा हो तो उसे सेंस कर सकता है। इसके बाद डुआन को पता चल जाता है कुछ सर्वाइवर्स हैं जो कि ज़ॉम्बीज के साथ फाइट कर रहे हैं और वहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बीज भी हैं। इसके बाद डुआन गोल्डी को लेकर उस तरफ जाने लगते हैं क्योंकि वहाँ पे गन फायर की भी आवाज आई थी और शायद से वो लोग मिलिट्री के भी हो सकते हैं, और तुम्हें मिशन तो याद ही होगा। जिसके बाद हम लोग फिर से भरोसे वालों को देखते हैं जो कि अपने हेडक्वार्टर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इस छोटी लड़की का नाम साउतू है जो कि गाजर खाना काफी पसंद करती है और वो सिस्टर यून को बताती है कि वो लोग हेडक्वार्टर पहुंचने वाले हैं। उन लोगों का लीडर उनसे पूछता है कि प्रोग्रेस कैसे चल रही है। इस पे सिस्टर यून आगे से बताती है कि सब कुछ ठीक था लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, इसीलिए वो लोग उन्हें रिपोर्ट करना चाहते हैं। सिस्टर यून उसे बताती है कि वो लोग प्रीमेडियल सीड को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से वो सीड अपना रिएक्शन करना बंद कर देता है और रास्ते के बीच में उन लोगों को एक एस लेवल की वॉरियर भी मिल जाती है जिसकी एबिलिटी एब्सोल्यूट 0 है, लेकिन वो लिस्ट के अंदर नहीं थी। सिस्टर यून आगे से कहती है कि वो जिन युवे को अपनी गलती सुधारने के तौर पे लेके आ रही हैं, यानी कि अगर इन लोगों को भाई वो सीड नहीं मिला तो वो लोग उसकी गलती को सुधारने के लिए जिन युवे को अपने साथ लेके जा रहे हैं। इस पे वो बंदा आगे से कहता है ठीक है उसे अपने साथ लेके आओ, उसकी एबिलिटी एब्सोल्यूट 0 है। जिसके बाद वो लोग अपनी बेस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। सोता यून से कहती है कि जब हम लोग वहाँ पे पहुंच जाएंगे तब मेरे लिए कई सारी गाजर खरीद देना, मुझे खाना है। जिस पर यून उसे कहती है ठीक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोग जिन युवे को और तकलीफ मत दें। डुआन की साइड पे हम लोग देखते हैं कि उसने जो आवाजें
सुनी थी वो बिल्कुल सही थी। ये सभी लोग मिलिट्री के थे जो कि ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करके उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग वहाँ पे सॉ को भी देखते हैं और उसके साथ एक और बंदा था जो कि गुआंग की टीम का कोई था और ये यहाँ पे भाई साइंटिस्ट के साथ आया था रिसर्च के तौर पे। इसीलिए इन लोगों की कार खराब हो गई तो फिर इन लोगों को कार को छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे आना पड़ा। तो आगे से बताता है कि गुआंग ने उसकी कार के अंदर कुछ कर दिया था इसीलिए वो यहाँ पे फंस चुका है। वो बंदा साओ से कहता है कि जो लोग उसके पीछे खड़े हैं ये सभी ह्यूमैनिटी के फ्यूचर होने वाले हैं, इसीलिए इन लोगों की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। भले ही वो लोग एक खतरनाक सिचुएशन में है और उनकी बुलेट्स खत्म हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो बंदा साओ को कवर देगा और तब तक साओ इन लोगों को लेके किसी सेफ जगह पे चला जाए। बेसिकली ये सुसाइडल मिशन करने वाला था। साओ से कहता भी है कि ये बिल्कुल सुसाइड की तरह होगा और वो डेफिनेटली मारा जाएगा, लेकिन वो बंदा उसकी बातें नहीं सुनता है और वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी भी आ जाता है, लेकिन वो बंदा पीछे नहीं हटता है और वहाँ पे जो सोल्जर खड़े थे वो उनसे भी कहता है कि वो सभी अभी के लिए पीछे हट जाएं और जितने भी रिसर्च टीम के लोगों हैं उन सभी की मदद करें ताकि वो सेफ जगह पे पहुंच जाएं। लेकिन वो बंदा आगे बढ़ता है और अपने पंचेस का इस्तेमाल करके सभी ज़ॉम्बीज को रोकने लगता है और वो धीरे धीरे करके उन सभी ज़ॉम्बीज को रोकते हुए जा रहा था। और वो साओ से कहता है कि वो टाइम वेस्ट ना करे, जल्दी से लोगों को ले और यहाँ से निकल जाए। साओ भी अपने मन के अंदर सोचता है ठीक है, ये अभी तक इन सभी लोगों को रोके हुए है तो फिर हमारे पास मौका है कि हम लोग यहाँ पे भाग सकते हैं और उनको सेफ जगह पे छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे मदद करने के लिए वापस भी आ सकता हूँ। जिसके बाद साओ पीछे मुड़ता है और उन लोगों से कहता है कि हमें निकलना होगा, लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि डाजियान की बॉडी उनके पास आके गिरती है और वो बेहद घायल हो जाता है। जिसके बाद वो लोग जब पीछे मुड़ के देखते हैं तब इनके पीछे वही बहुत बड़ा ज़ॉम्बी खड़ा था, लेकिन जो रिसर्च हेड था वो भाई इस बात का नोट लेने लगता है कि ज़ॉम्बीज का साइज भी बड़ा हो जाता है। मरने की चिंता नहीं थी और शायद से इसी को ही काम में डूब जाना कहते हैं। खैर उसी टाइम में वहाँ पे डुआन आता है जो कि एक ही बार में उस ज़ॉम्बी को मार देता है और उसकी एबिलिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको फिर से बजर्क फ्रेगमेंट मिल जाता है। हम लोग देखते हैं कि साओ एक ही बार में डुआन को पहचान जाता है और उसे पूछता है तुम डुआन फई हो ना, और वो डुआन से हेल्प मांगने की कोशिश करने लगता है। लेकिन डुआन सबसे पहले साओ से ये पूछता है कि वो गुआंग का कोई सबॉर्डिनेट है। साओ आगे से साफ मना कर देता है और बताता है कि उन लोगों का कमांडर लाओ है, लाओ यांग। और साओ डुआन को ये भी बता देता है कि उसे पता है कि डुआन कमांडर गुआंग से चिढ़ा हुआ है क्योंकि उसने उसकी लैब में बहुत ज्यादा दखल की है। इसके बाद डुआन को याद आता है कि कमांडर लू यांग बहुत ज्यादा फेमस इंसान था उसकी पास्ट लाइफ के अंदर, और वो इस बात के लिए फेमस था कि वो अपने मरते दम तक लोगों की मदद करने के मिशन पे टिका रहा है और वो बहुत बड़ी नींव मानी जाता था लोगों को बचाने की छवि के तौर पे। जिसके बाद साओ डुआन से कहता है कि कमांडर लो को पता है कि तुमने क्या सहा है, इसीलिए वो तुमसे मिलना चाहते हैं और तुम हमारे साथ रिफ्यूजी के तौर पे चल सकते हो। लेकिन उन्हीं दोनों की बातों के बीच में वहाँ पे एक और तगड़ा ज़ॉम्बी आ जाता है जिसने अपनी एबिलिटी को अवेकन कर लिया था और शायद से इसके पास बिजली की एबिलिटी है क्योंकि इसने वहाँ पे बिजली का एक धमाका किया था। मैं तुम्हें थोड़ा डुआन की पर्सनालिटी के बारे में बता देता हूँ। डुआन बहुत ज्यादा दयालु दिल का बच्चा है, वो किसी को भी फालतू में नहीं मारता है अनटिल एंड अनलेस जब तक तुम इसकी फैमिली को नहीं छूते हो। फैमिली को छूने के बाद ये हैवान बन जाता है। डुआन साओ से कहता है पीछे हट जाओ, मैं इन सभी चीजों को अकेले हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन साओ को अभी भी चिंता हो रही थी तो फिर डुआन उससे कहता है कि उस बंदे को देखो जाके, उसे थोड़ी सी मदद की जरूरत है, मेरी चिंता ना करो। जिसके बाद वो गोल्डी को भी उन लोगों के पास भेज देता है, लेकिन वो गोल्डी को एक सलाह देता है कि वो अपनी असली फॉर्म को रिलीज ना करे, नहीं तो वो शायद कभी भी रेफ्यूजी के तौर पे अंदर नहीं जा सकेगा। जिसपे भाई गोल्डी को हल्का सा डरने लगता है। इसके बाद डुआन उस बिजली वाले ज़ॉम्बी की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे अपनी एब्जॉर्ब एबिलिटी का इस्तेमाल सिर्फ उसके ऊपर ही करना है और किसी के ऊपर नहीं। लेकिन उसी टाइम पे वो बिजली वाला ज़ॉम्बी भाई आगे से बाकी सारे ज़ॉम्बीज को ऑर्डर देने लगता है। इसको देख के डुआन हल्का सा हैरान होता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है क्या इसने अभी बाकी ज़ॉम्बीज को ऑर्डर दिया या फिर ये मेरे मन का भ्रम है। खैर डुआन इस बात को इग्नोर करके फाइट करना शुरू करता है और एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे बिजली वाला ज़ॉम्बी डुआन के ऊपर भाई स्नीक अटैक करता है। डुआन उसे डॉज तो कर लेता है और उसे ये समझ में आ जाता है कि इन ज़ॉम्बीज की एवोल्यूशन स्पीड पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि इसे समझ में आ चुका था कि इसके पास अकल है और इस ज़ॉम्बी ने अभी दूसरे ज़ॉम्बीज को ऑर्डर दिया ताकि वो डुआन को भाई डिसअट्रैक्ट करे और उसने इसी का फायदा उठा के डुआन के ऊपर स्नीक अटैक किया। डुआन को ये चिंता सताने लगती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर यहाँ पे बीस्ट लेवल के किंग वाले ज़ॉम्बीज जल्दी ही अपीयर होने लगेंगे और डुआन को ऐसा लगता है कि ये उसके रिकार्नेशन के साथ कोई ना कोई रिश्ता रखता है। उसी टाइम पे डाजियन उन लोगों को बताता है कि जिस बंदे ने उनकी कार के ऊपर हमला किया था वो लाइटनिंग ज़ॉम्बी था, यानी कि बिजली वाला ज़ॉम्बी। डाजियन डुआन की तरफ देखते हुए पूछता है कि वो बंदा कौन है और वो हमारे के लिए क्यों फाइट कर रहा है। सब आगे से कहता है कि वो हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। कमांडर लू ने कहा था कि वो एक हीरो है, इसलिए उसका
उसका जीतना काफी जरूरी है। लेकिन उसी टाइम पे बिजली वाला ज़ॉम्बी फिर से अपनी चाल चलता है और वो फिर से स्नीक अटैक करता है, लेकिन वो इस बार उन लोगों के ऊपर करता है, यानी इस रिसर्च टीम के ऊपर। हम लोग देखते हैं कि उनके ऊपर कई सारे लोहे के पिलर नीचे गिरने वाले थे। गोल्डी बाबू जैसे ही ये सब कुछ देखते हैं तो फिर वो तुरंत अपने साइज को बड़ा करते हैं और उन लोगों की रक्षा कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है तो फिर वो तुरंत फिर से अपनी पपी वाले साइज में आ जाते हैं। वो लड़की अपने मन के अंदर सोचती है कि उसने अभी यहाँ पे एक बहुत बड़े डॉग को देखा था और उसके ऊपर काले पंख भी थे, और गोल्डी को धीरे धीरे डर लगने लगता है क्योंकि डुआन ने उसे मना किया था अपनी पावर्स को शो ऑफ करने से। इसीलिए वो तुरंत वहाँ पे एक छोटे पपी की तरह एक्टिंग करने लगता है, जिससे वो लड़की ये समझ जाती है कि यहाँ पे चाहे कोई भी दानव आया हो लेकिन ये पपी वो नहीं हो सकता है। डुआन भी गोल्डी बाबू से कहता है बहुत अच्छे हैं। इसके बाद वो बिजली वाले ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि बिजली वाला ज़ॉम्बी फिर से वहाँ पे किसी को ऑर्डर देता है, तो फिर पीछे से दीवार को तोड़ते हैं वहाँ पे ज़ॉम्बी यूमंगासॉर निकलता है, जिसका साइज में बहुत बड़ा था और मुझे कोई इसकी डाइट बता के जाओ। और अब डुआन को पक्का यकीन हो चुका था कि बिजली वाला ज़ॉम्बी दूसरे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता है। खैर यूमंगासॉर आगे बढ़ता है और वो एक बहुत बड़े पत्थर को उठा के डुआन की तरफ उसे फेंक के मारता है। डुआन जल्दी से आगे बढ़ता है और उसको डॉच करते हुए यूमंगासॉर के ऊपर हमला करता है। डुआन उस ज़ॉम्बी के ऊपर कई सारे स्लैशेस मारते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि वो यहाँ पे अकेला जल्दी जल्दी से इवॉल्व नहीं कर रहा है, उसके अलावा कई सारे ज़ॉम्बीज भी हैं जो कि चालाक और समझदार होते जा रहे हैं। इसीलिए डुआन को और ज्यादा पावर की जरूरत थी ताकि वो अपनी बहन की रक्षा कर सके। वहीं पे हम लोग पीछे की तरफ देखते हैं तो वो सभी लोग डुआन के स्ट्रेंथ को देख के काफी हैरान हो चुके थे। बूढ़े बाबा आगे से कहते हैं कि उन्हें डुआन के ऊपर एक रिसर्च करनी पड़ेगी, और वहीं पे गोल्डी बाबू डुआन भाई की तारीफ को देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। डुआन जब यूमंगासॉर को काफी अच्छे से घायल कर देता है तो फिर वो अपनी एब्जॉर्ब एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे डुआन को फिर से बजर को फ्रेगमेंट मिल जाता है। इसके बाद डुआन पीछे मुड़ता है और बिजली वाले ज़ॉम्बी से कहता है कि अब तेरी बारी। तो फिर वो बिजली वाला ज़ॉम्बी आगे से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और आगे से चीखने लगता है, लेकिन डुआन इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ता है कि वो ज़ॉम्बी को दिखाई ही नहीं देता है। इसके बाद डुआन उसके कुछ करने से पहले ही उसके सर को पकड़ता है और एब्जॉर्ब एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे डुआन के पास एक नई स्किल आ जाती है, यानी कि आते तो नहीं है लेकिन फ्रेगमेंट मिल जाता है, जिसका नाम था थंडर फ्लैश। और डुआन इसी तरह से उन सभी लोगों की जिंदगी बचा लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मुझे पता है कि मैंने कहा था कि 2 घंटे की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अचानक से मुझे भाई डर लगने लगा कि तुम लोग ये ना कह दो कि तुम्हें ये मानवा पसंद नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि इसे जल्दी खत्म कर देते हैं और तुम लोगों का रिएक्शन देखते हैं। और तुम्हें अब तक पता चल चुका होगा कि ये मानवा के अंदर जरा से भी कॉमेडी नहीं है, जस्ट ओनली एक्शन एक्शन एक्शन। वैसे मैं बता दूं कि ये मानवा इतनी भी बुरी नहीं है, इसमें कई सारे वेफूस आती हैं, लेकिन ये बिल्कुल सोलो लेवलिंग की तरह है, यानी कि उनके भाई काम अलग अलग हैं। कोई डुआन को पसंद करती है तो किसी को डुआन पसंद करता है और कोई उन दोनों से नफरत करता है। तुम लोग इस मानवा को सिर्फ तभी देख सकते हो जब तुम्हें सिर्फ एक्शन पसंद हो। बेसिकली इसमें फाइट्स बहुत सारी हैं और सभी कमाल की हैं, जैसा कि तुमने गोल्डी बाबू की फाइट को देखा। इसीलिए अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। और मैं बता दूं कि मेरे पास अभी मानवा की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है।